हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मई 26 के लिए आरटीपी कॉस्टिंग की। तो कॉस्ट की आरटीपी कर रहे हैं मई 26 के लिए। ठीक है। तो एक तरफ मैंने आरटीपी के अंदर क्वेश्चंस रख लिए हैं और एक तरफ इसके सॉल्यूशन सामने रख लिए हैं। आराम से डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल आरटीपी है, कुछ खास इसके अंदर नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन है केस सिनेरियो। ABC Enterprises is a well-established trading firm specialized in the distribution and sale of diverse range of product with a commitment to deliver superior quality to its customer। तो कई सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं। Following information are provided by ABC Enterprises। The company is engaged in both cash and credit sale। जो पहला क्वेश्चन इनका है वो कैश बजट का है। तो वैसे तो जो कैश बजट हम पढ़ते हैं वो एफएम के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर है उसमें कहा गया है कॉस्टिंग के अंदर कि सारे बजट के साथ कैश बजट ही पूछा जा सकता है, जबकि स्टडी मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है। एफएम के स्टडी मॉड्यूल में कैश मैनेजमेंट के अंदर कैश बजट के क्वेश्चंस हैं, तो कई बार कॉस्टिंग में पूछ लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप में आपने कॉस्ट और एफएम दोनों ही पढ़ा होगा, तो अगर पूछ लिया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बता दिए कैश और क्रेडिट सेल है, विद क्रेडिट सेल बीइंग ट्वाइस ऑफ कैश सेल। तो जो हमारी क्रेडिट सेल है वो डबल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैश और यहाँ पे लिख दूं क्रेडिट, तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स बीइंग ट्वाइस ऑफ कैश सेल। तो अगर कैश सेल 1 रुपए है तो क्रेडिट सेल 2 रुपए की होगी। कैश सेल आर एलिजिबल फॉर 3% डिस्काउंट। कैश सेल में जो भी मिलेगा उस पर 3% की डिस्काउंट के बाद इसकी पेमेंट आया करेगी। ठीक है। सेकंड, 60% of credit sale collected within the same month of sale, remaining 40% is collected in the month following। All receivable are expected to be fully recovered with no bad debt। तो हमारे पास जितनी भी सेल है इसका 60% हिस्सा तो हमें करंट मंथ में मिल जाएगा और बचा हुआ इसका 40% हिस्सा हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कंपनी एम्प्लॉयज अ स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसी एंश्योरिंग दैट सेल प्राइस इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। तो सेल पे हमारे पास 20% का प्रॉफिट है, बाकी 80% हमारी कॉस्ट हो जाएगी। गुड्स आर परचेज 1 मंथ बिफोर द मंथ इन विच दीज आर सोल्ड। तो मान लीजिए जनवरी में कोई सामान बेचना है, तो उसके लिए जो परचेज की जाएगी वो परचेज की जाएगी दिसंबर में। तो 1 महीने पहले ही सामान ये खरीद लिया जाता है। कंपनी प्रोक्यूर गुड्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट विद कैश परचेज कंप्राइज 40% ऑफ टोटल परचेज। तो यहां पर जो आप जो भी परचेज करते हैं, पहले परचेज कब करनी है? 1 महीने पहले। अब परचेज की पेमेंट कैसे होगी? परचेज के अंदर आप कैश में परचेज करेंगे 40% हिस्सा जितना भी सामान खरीदा है, बाकी होगा आपका क्रेडिट पर। तो 60% हिस्सा आपका क्रेडिट पर चला गया। ठीक है। कह रहे हैं हाफ ऑफ द क्रेडिट परचेज पेड विद इन द सेम मंथ। तो जो आपने 60% क्रेडिट पर लिया है इसका 50%, 1/2 सेम मंथ में चला जाएगा, यानी उसी महीने में चला जाएगा। एंड रिमेनिंग 50% सेटल इन सब्सिक्वेंट मंथ। बचा हुआ 50% अगले महीने जाएगा। तो जो हाफ क्रेडिट सेल का हिस्सा है वो नेक्स्ट मंथ में, सॉरी परचेज का पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगी। ओके। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अमाउंटिंग 50,000 इज ड्यू इन मार्च। मार्च में 50,000 की एक पेमेंट है जो एडवांस टैक्स की जानी है। ओपनिंग कैश बैलेंस फेब में 60,000 का है। ठीक है जी। तो इसमें हमें कैश बजट बनाना है, तो 60,000 का हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया। ओके। जैन फेब मार्च अप्रैल में हमारे पास सेल दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू। नेट कैश सेल आफ्टर डिस्काउंट फेब की कितनी होगी? टोटल कलेक्शन मार्च का कितना होगा? इसके बाद में क्रेडिट परचेज फेब की कितनी होगी? पेमेंट टू क्रेडिटर मार्च में कितनी करेंगे? और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 31 मार्च को। तो यानी कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया गया है फेब का और हमें मार्च तक बनाना है ये। तो फेब और आपके पास मार्च, 2 महीने का हमारे पास ये कैलकुलेशन हम करेंगे। अब एक एक चीज आराम से निकालते हैं। वैसे तो पूरा कैश अगर आप बजट ही बना लें तो आसान है, लेकिन जो जो चीज पूछी गई है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि फेब मंथ की नेट कैश सेल कितनी होगी। फेब मंथ की, तो देखिए
फैब की सेल है 7.5 लाख रुपए, आ जाइए, ये हमारे पास सेल आ गई, 7.5 लाख रुपए की आपकी सेल है। इसका 1/3 कैश में होगा, 2/3 क्रेडिट पर होगा, तो 1/3 इसका कैश में आ गया, यानी 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें 3% की आप डिस्काउंट देते हैं, तो 2.5 लाख रुपए माइनस 3%, 242,500 आपकी नेट कैश सेल निकल कर आ गई। तो ये हमारे पास फरवरी मंथ की नेट कैश सेल आ गई 242,500। ये सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ये आ गया 242,500। ठीक है जी, अगला पार्ट इसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में हमारे पास कितना कलेक्शन आएगा, तो देखिए हमारे पास अगर मैं मार्च मंथ की बात करूं, ये रहा मार्च, तो मार्च का जो 1/3 है वो कैश में चला गया होगा, जो 2/3 है वो क्रेडिट पे रहेगा, उस 2/3 का 60% आपको मार्च में मिल जाएगा, प्लस जो फेब मंथ है उसका भी ऐसे ही 1/3 कैश, 2/3 क्रेडिट पर, 60% सेम मंथ में, इसका बचा हुआ 40% आपको मार्च में जाके मिलेगा। तो 40% ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ फेब, और मार्च के अंदर आपके पास 2/3 यहां पर आ जाएगा जो डेटर से मिलेगा, 1/3 आपकी कैश सेल है। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डेटर वही होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे सामान बेचा हो, डेटर्स के अंदर कैश सेल वाला पार्ट नहीं आता, जो कैश में बिका है उसके लिए कौन सा डेटर हुआ, कोई डेटर ही नहीं होगा। तो अब जरा देखिए, अब मेरे को फेब और मार्च दोनों की सेल चाहिए, तो फेब की है 750, मार्च की है 825, तो जी फेब की आ गई 7.5 लाख और इसकी आ गई 8.25 लाख, 750 एंड 825। ओके, अब जरा देखिए, फेब का 1/3 कैश में चला गया 2.5 लाख रुपए, बचे हुए 5 लाख हो गए क्रेडिट पर, इस 5 लाख का 60% यानी 3 लाख रुपए फेब में मिल गया होगा, बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है वो आपको कलेक्ट होगा मार्च में, तो 2 लाख रुपए तो ये कलेक्ट हो गए। अब इसके बाद जो मार्च की खुद की सेल है 8,25,000 डिवाइड बाई 3, तो 2.75 लाख तो हो गई कैश में, बची हुई 5.5 लाख हो गई आपकी क्रेडिट पर, इस 5.5 लाख का 60% आपको मार्च में ही मिल जाएगा, बाकी 40% आपको अप्रैल में मिलेगा, तो इसका आपके पास में 40%, ये आ गया 2.2 लाख। तो आपके पास 2.2 लाख, सॉरी 60%, 5.5 लाख का 60%, 3.3 लाख, 3.3 लाख आपको यहां पर मिल जाएगा, और 2 लाख रुपए पिछले महीने के, तो टोटल 5.3 लाख आपको मिल जाएगा, 5.3 लाख, ये आ गया 5.3 लाख। दूसरा हो गया जी हमारे पास 530। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट पूछे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं क्रेडिट परचेज कितनी होगी फैब की, तो फैब मंथ में आप कितनी क्रेडिट परचेज करेंगे, इन्होंने बताया था कि हमारे पास 20% सेल का प्रॉफिट है, तो बचा हुआ 80% हमारी कॉस्ट है, इन्होंने ये नहीं बताया इसमें लेबर कितनी, ओवरहेड कितनी है, तो हम ये मानेंगे सारी की सारी परचेज ही है। ठीक है जी, तो 80% एक तो सेल का हम खरीदते हैं, इन्होंने बताया खरीदते कब है, खरीदते हैं 1 महीने पहले, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 महीने पहले खरीद लेते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ था 20% तो प्रॉफिट है सेल में। ठीक है, खरीदते कब हैं, 1 महीने पहले खरीदते हैं, तो पहले तो हम ये दो काम करते हैं। कब की परचेज पूछी है इन्होंने, इन्होंने पूछी है फेब में कितनी परचेज करोगे, तो फेब में आप कौन सा खरीदोगे जो मार्च में बिकने वाला होगा, तो मार्च की सेल है 825, 20% इसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है 8,25,000 माइनस 20%, 6.6 लाख इसका मतलब आपको खरीदना है। ठीक है, ये आप खरीद लोगे 1 महीना पहले फेब में, तो जो मार्च में बिकना है उसमें जो भी कॉस्ट लगनी है वो हम फेब में खरीद लेंगे, तो 6.6 लाख की टोटल परचेज आएगी। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है जो हम खरीदते हैं उसमें 40% कैश में होता है, बाकी क्रेडिट पे होता है, तो यानी 60% ही क्रेडिट परचेज होगी, तो जितनी भी परचेज है 40% कैश में, बची हुई 60% क्रेडिट पर, तो ये हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी 3,96,000, ये हमारी क्रेडिट परचेज हो गई फेब मंथ में 396, ये आ गया जी 396। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में आप क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करेंगे, तो यहां पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हम पेमेंट कैसे करते हैं, इन्होंने कहा था 1 महीने पहले खरीदते हैं, 40% कैश में होता है, 60% क्रेडिट में होता है,
क्रेडिट परचेज का हाफ उसी महीने दे देते हैं सेम मंथ में, और बचा हुआ हाफ अगले महीने में देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं मार्च की बात करूं कि मार्च में कितनी पेमेंट होगी, तो मार्च में कुछ कैश परचेज होगी, कुछ क्रेडिट होगी। जितनी क्रेडिट होगी उसका हाफ इसी महीने दिया जाएगा, बचा हुआ हाफ अगले महीने देंगे, वो नेक्स्ट मंथ की बात है। ऐसे ही फेब में जो आपने खरीदा होगा कैश और क्रेडिट, इस क्रेडिट का आधा आप फेब में दे दोगे और आधा आप मार्च में दोगे, तो इसका आधा मार्च में जाएगा। तो फेब की तो हमने अभी निकाली है। फेब की क्रेडिट परचेज है 396, तो 396 का आधा यानी 198, एक तो मार्च में आपको ये मिल जाएगा। तो 396 थी, इसका आधा इसी महीने मिल गया होगा फेब में, आधा मार्च में मिलेगा। अब मार्च की हमें देखनी पड़ेगी कितनी क्रेडिट परचेज है। तो मार्च में हम खरीदेंगे अप्रैल का, तो अप्रैल की जो सेल है उसमें से 20% हटाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 5.4 लाख, ये आ गया। अब इसका जो आधा है, सॉरी, इसका जो 40% है वो कैश में लिया जाएगा और 60% क्रेडिट पे लिया जाएगा। तो 5.4 लाख का 60% यानी 3,24,000 क्रेडिट पे लिया जाएगा। ये क्रेडिट परचेज होगी मार्च की, जिसमें से आधा इसी महीने पे हो जाएगा, आधा अगले महीने। तो इसका आधा इस महीने पे होगा, तो ये आ गया हमारे पास 162। तो 162 मार्च की क्रेडिट सेल का 50% पेमेंट हो जाएगी और फेब की क्रेडिट सेल की 50% हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, ये हमारे पास आ गया 3,60,000। तो मार्च में 360 की पेमेंट होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये आ गई थी 360 की पेमेंट। इसके बाद में अगला पूछ रहा है, अगला पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा मार्च में। तो आपके पास फेब का ओपनिंग आ गया, फेब की कैश सेल ले लीजिए, फेब की क्रेडिट सेल का जो कलेक्शन है वो ले लीजिए, फेब में जो आपने पेमेंट की वो ले लीजिए, उसके बाद में सेम टू सेम मार्च में करना है। एक इन्होंने यहां पर पॉइंट दिया था कि एडवांस टैक्स 15 मार्च को देना है, तो ये 50,000 भी पेमेंट में आप दिखा देंगे, ओपनिंग बैलेंस 60,000 है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कैश बजट आपके पास, ओपनिंग बैलेंस, जो कैश रिसीविंग हुई, जो कलेक्शन हुआ डेटर से, फिर जो परचेज के लिए पेमेंट हुई, और आपने क्रेडिटर्स को जो दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये बन गया ओपनिंग बैलेंस। फिर इसमें जो भी आपकी कैश सेल है, उसके बाद में जो क्रेडिट सेल से कलेक्शन हुआ, फिर जो कैश परचेज है, जो क्रेडिटर को आपने पेमेंट दी, और 50,000 का एडवांस टैक्स, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 371,250। तो ये 317,750, 371,250, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 997,250 माइनस 626,000, 371,250। अच्छा, 371,250, और यहाँ पे 371,250 ऑप्शंस में है, 371,250, ये 20 का ठीक हुआ। तो यहाँ पर ये इनसे टाइपिंग एरर हो गई है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उन्हें हम इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कैश बजट का था, वो कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पढ़ते हैं। बहुत सिंपल आरटीपी है। White Collar Private Limited is a company engaged solely in the manufacture of shirt, which are bought mainly by office goers. Currently, the company sells its product directly to retailers. In the recent years, sale has steadily declined due to rising competition. तो इनकी सेल धीरे धीरे गिरती जा रही है, सिर्फ रिटेलर को बेचते हैं। The forecast for next year suggests that the current decline in profit is expected to persist. तो हमारा जो प्रॉफिट कम होता जा रहा है वो आगे भी कम होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट believes that a profit of 60 lakh is necessary to ensure an adequate return on capital. Thus it asked the marketing director to review the marketing policy. तो इनको लगता है 60 लाख का प्रॉफिट हमें कम से कम चाहिए, तो मार्केटिंग वालों से बात कर रहे हैं। नाउ द मार्केटिंग डायरेक्टर सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लास्ट ईयर। तो पिछले साल का P&L दे दिया गया है आपको, along with 3 प्रपोजल्स, 3 अलग अलग प्रपोजल ये लेकर आए हैं, ठीक है जी। पिछले साल का हमारे पास P&L अकाउंट इन्होंने यहां पर दिया है, ये P&L आ गया हमारे पास, अमाउंट थाउजेंड्स में है, ठीक है, यानी सबके आगे 3 जीरो लग जाएंगे।
तो सबसे पहले सेल्स रिवेन्यू 50,000 शर्ट बिकी थी 1,500 रुपए का प्राइस है। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे, फिक्स्ड एडमिन कितने लगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल कमीशन सेल का 2% है और डिलीवरी कॉस्ट जो वेरिएबल है वो दी हुई है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट फिर से दी गई है। टोटल प्रॉफिट 1500 और 30 और ये ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो। कंपनी कह रही है हमें 60 लाख का प्रॉफिट चाहिए कम से कम, ऊपर इन्होंने बोला है। ठीक है, प्रपोजल क्या क्या है। फर्स्ट प्रपोजल 10% रिडक्शन इन सेल प्राइस विच में इंक्रीज डिमांड बाई 40%। जैसे डिमांड 40% बढ़ जाएगी तो 10% रिडक्शन इन सेल प्राइस, यानी 1,500 रुपए वाला आइटम अब आप 1,350 में बेचेंगे। मैंने 10% माइनस कर दिया इसमें, ये हो गया इसका नया सेल प्राइस पहले प्रपोजल से। और डिमांड 40% बढ़ जाएगी, तो 50,000 शर्ट हैं, 40% इसमें जोड़ दो, यानी अब आपकी 70,000 शर्ट्स बिकेंगी, 70,000 यूनिट्स या शर्ट्स। ये पहला प्रपोजल है। सेकंड, सेलिंग ऑफ 25,000 यूनिट्स टू ई फ्लिप। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा कोई ई फ्लिप, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिख दिया इन्होंने आगे। सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ई फ्लिप वुड ट्रांसपोर्ट द शर्ट फ्रॉम व्हाइट कॉलर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ओन वेयर हाउस। तो ई फ्लिप जो है जैसे अमेजोन है इस तरीके से, और ये अपने वेयर हाउस में इसको ले जाएंगे। 10, अबॉलिशिंग द डिलीवरी कॉस्ट एंड सेल कमीशन टू बी पेड फॉर ईच सेल बाई व्हाइट कॉलर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो सेल का कमीशन था और ये जो डिलीवरी कॉस्ट थी ये नहीं लगेगी इन 25,000 शर्टों पे। ये 25,000 शर्ट कौन सी हैं, जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एडिशनल बेच रहे हो, यानी आपकी जो 50 हैं वो तो बिकेंगी बिकेंगी, उसके अलावा एडिशनल सेल है। आगे कह रहे हैं, however if a suitable price is negotiated, white collar private limited would contribute 45 lakh annually towards online order catalog cost and provide special packaging 75 per shirt। तो कह रहे हैं 45 लाख रुपए लेकिन आपको सालाना खर्च करने पड़ेंगे और 75 रुपए पर शर्ट का आपका एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, स्पेशल पैकिंग होगी उनकी। Remaining units of 25,000 would continue to be sold at 1,500 each as per existing business। तो जो बची हुई 25,000 यूनिट है, ठीक है, तो इन 50,000 यूनिट को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं ये। इन 50,000 यूनिट्स के अंदर से 25,000 यूनिट तो ई फ्लिप पे बेच रहे हैं, बची हुई जो रिमेनिंग 25,000 यूनिट है वो 1,500 रुपए ईच पर एग्जिस्टिंग बिजनेस होगी। तो ये कह रहे थे हर साल हमारा बिजनेस कम होता जा रहा है। तो लास्ट ईयर आपने 50,000 शर्ट बेची थी, अब इन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एडिशन कुछ नहीं करा, बिकेंगी 50,000 ही। 25,000 बिकेंगी ई फ्लिप के थ्रू जिसकी इन्होंने कुछ कंडीशंस बता दी, और बाकी 25,000 आप बाजार में जैसे बेच रहे थे वैसे बेचते रहो। ठीक है जी। तीसरा प्रपोजल, 10% प्राइस रिडक्शन टुगेदर विद एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन कॉस्टिंग 22,50,000 विच में बूस्ट सेल बाई 60%। कह रहे हैं तीसरा प्रपोजल है कि सेल प्राइस फिर से गिरा दो, 1,350 कर दो, और एडवर्टीजमेंट पे 22,50,000 रुपए खर्च करो और सेल 60% बढ़ेगी। तो अभी है आपकी 50,000, 60% अगर मैं जोड़ दूं तो फिर आपकी जो यूनिट्स हैं वो यहां पर 80,000 बिकने लग जाएंगी। ये तीन प्रपोजल हो गए। पहला प्रपोजल, सेल प्राइस गिराओ, 40% सेल बढ़ेगी। दूसरा प्रपोजल, आधी सेल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचो। तीसरा प्रपोजल, 10% प्राइस बढ़ाओ और एडवर्टीजमेंट भी करो और 60% सेल आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। From the information given above, you are required to figure out the following for marginal decisions, managerial decisions. First, PV ratio, break-even sales in value based on the last year account would be। तो PV ratio कितना होगा और break-even sales आपकी कितनी रहेगी। देखिए हमारे पास 1,500 रुपए पर शर्ट का है प्राइस, ठीक है जी, ये है सेल प्राइस। अब इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद में हमारे पास है ये फिक्स है, ये फिक्स है, सेल कमीशन और डिलीवरी कॉस्ट, सेल कमीशन, डिलीवरी कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है। ये सब 50,000 शर्ट पर हैं और थाउजेंड्स में है। तो जैसे ये है 7,500 और उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 7,500 और 3 जीरो, तो ये हो गया 75 लाख रुपए। और ये है 50,000 शर्ट पर,
तो एक शर्ट का 150 रुपए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ऐसे ही 26250 डिवाइड बाई 50,000, 525 रुपए की लेबर हो गई। और जी हमारे पास 4500 डिवाइड बाई 50,000, 90 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड हो गए। सेल कमीशन 2% है तो 1500 रुपए का 2%, 30 रुपए सेल कमीशन हो गया। डिलीवरी कॉस्ट 3750 डिवाइड बाई 50,000, ये 75 रुपए हो गई। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 150, 525, 90, 30 और 75, 870 रुपए पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आपके पास जो आया वो आ गया 1500 माइनस 870, 630 रुपीज। अब पीवी रेशियो निकाल लीजिए, 630 डिवाइड बाई 1500, ये आ गया 42%। तो ये आपका पीवी रेशियो आ गया 42%। दूसरा पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ लेंगे। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 16500, दूसरा हमारे पास 10,500 और तीसरा हमारे पास 3000। तो ये हो गया 16,500 प्लस 10,500 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 जीरो लगाने, तो ये हो गई 3 करोड़ रुपए आ रहे। ठीक है, 3 करोड़ रुपए आ गया। 3 करोड़ डिवाइड बाई 42%, ये आ गया 71428,571। 7 करोड़ 14 लाख समथिंग हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई। तो 42% एंड 7 करोड़ 14 लाख 28,571, ये हो गया हमारे पास पहले का आंसर। ठीक है जी, अगला पॉइंट, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम प्रपोजल 1। तो जी प्रपोजल 1 हमारे पास है कि सेल प्राइस गिरा देंगे, यूनिट हमारे पास 70,000 होंगी। इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट और लॉस निकाल के बताना है। तो बहुत ही सिंपल, आ जाइए। यहां पर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल रखी है 870 पर यूनिट है, जब 1500 रुपए थे। अब आप 1350 रुपए पे अगर बेचोगे तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। ये जो सेल कमीशन है ये 2% ऑफ सेल था, तो 1350 का 2% हो गया 27, यानी ये 30 रुपए की जगह 27 लगेंगे। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हो गई आपकी 867। अब आपके पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा निकलकर, वो निकलकर आएगा 1350 में से 867 गए 483। तो एक शर्ट पे 483 आप कंट्रीब्यूशन कमाने वाले हो। और कितनी शर्ट आप बेच रहे हो? 70,000। 70,000 शर्ट 783 कमाएंगे, माइनस हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 3 करोड़ रुपए। तो 70,000 इंटू 783 माइनस आपके पास में 483, 70,000 मल्टीप्लाई बाई 483 माइनस 3 करोड़ रुपए, ये आपके पास आ गया 38,10,000। तो 38,10,000 का हमारे पास इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 3810। सेकंड पॉइंट, 3810। अगला पॉइंट है इनका विद रेस्पेक्ट टू प्रपोजल 1, जिसमें 1350 का प्राइस हो गया था। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाइट कॉलर लिमिटेड वुड नीड टू सेल एट 1350 ईच टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। तो डिजायर्ड प्रॉफिट आपको 60 लाख चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट 3 करोड़ रुपए प्लस प्रॉफिट चाहिए 0.6 करोड़, 60 लाख रुपए, डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है 483। तो अब हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए चाहिए, एक यूनिट से 483 मिलेंगे, तो 74,534 यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेंगी। 0.16 है तो 5 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 74,534। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहला कैश बजट का दे दिया, दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग का। विद रेस्पेक्ट टू प्रपोजल 2, प्रपोजल 2 में था कि भाई 25,000 यूनिट तो 1500 के हिसाब से बेचते रहो जैसे बेच रहे हो, और 25,000 यूनिट आप ई फ्लिप पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचो। वहां पर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जो कमीशन था वो नहीं लगना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं लगने, पर एक पैकेजिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगनी थी, और 45 लाख रुपए वो अपने मांग रहे हैं अलग से। ठीक है, हाउ मच सेल प्राइस पर यूनिट बी ऑफर टू ई फ्लिप दैट वुड एटलीस्ट ब्रेक इवन ऑन दिस प्रपोजल। तो ई फ्लिप को क्या प्राइस देना है उसके बारे में पूछ रहे हैं सेल प्राइस का। तो देखिए ई फिलिप हमें क्या कह रहा है, ई फिलिप कह रहा है 45 लाख रुपए लगेंगे आपका, जो एक फिक्स खर्चा लगेगा हमारे साथ काम करने का। ठीक है,
अब ई फ्लिप पर अगर हम देखें तो 75 पर शर्ट का एक एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है और सेल कमीशन और डिलीवरी कॉस्ट इन्होंने कहा था एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जो ये सेल कमीशन है और ये डिलीवरी कॉस्ट है, ये दोनों हट जाएंगी। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी वो आएगी 150, 525 और 90। ये तीनों हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारे पास 765। इसमें से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, प्लस स्पेशल पैकिंग का खर्चा पर शर्ट 75 और होगा इसके साथ, प्लस 75 का खर्चा पैकिंग का यहां पर आ गया। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 840 पर यूनिट। ठीक है जी। तो 840 रुपए पर यूनिट आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 45 आपके पास इनके साथ में फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर मैं करूं तो ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा। और मुझे पता है 25,000 शर्ट में इन्हें बेच रहा हूं जिसपे मुझे ब्रेक इवन चाहिए। क्वेश्चन ने बता रखा है कि 25,000 शर्ट आप इन्हें बेचोगे और 45 लाख का आप फिक्स्ड खर्चा करोगे इनके साथ। आपके वेरिएबल खर्चे में सेलिंग का कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हट जाएगी, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको बताना है कि भाई पर शर्ट हम कितना करें। तो यहां पर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ठीक है, अभी हमें सेल प्राइस नहीं मालूम, ई फ्लिप का सेल प्राइस अननोन है, कोई बात नहीं। 25,000 नीचे आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सामने। 45 लाख डिवाइड बाई 25,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ई फ्लिप से हमें जो चाहिए वो चाहिए 180 रुपए। ये कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको पता है, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन 180 रुपए है वो मुझे पता है, वेरिएबल कॉस्ट 840 है वो मुझे पता है। तो सेल प्राइस कितना होगा, 180 प्लस 840, सेल प्राइस आपका 1020 रुपए होगा। तो अगर 1020 रुपए का आप सेल प्राइस रखते हैं ई फ्लिप के साथ, तो आप ई फ्लिप वाले प्रपोजल पर इनके साथ बीपी पर आ जाएंगे। बची हुई 25,000 यूनिट का हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये आ गया 1020, ये आ गया 1020 इस प्रपोजल के लिए। इसके बाद में जी लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम प्रपोजल 3। प्रपोजल 3 से प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, तो प्रपोजल 3 फिर से वही है, 1350 सेल प्राइस रखो आपका और 80,000 यूनिट बिकेंगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1350 के केस में वो 483 है। तो 483 का कंट्रीब्यूशन आएगा 80,000 यूनिट पर। कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000 इंटू 483, 3864,000। ठीक है जी। और इसमें जो हमारे खर्चे लगने वाले हैं वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लगनी थी 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट, और 22,50,000 का एडवर्टीजमेंट का एडिशनल खर्चा और लगना था, 22.5 लाख और लगना है। तो माइनस 3 करोड़ माइनस 22,50,000। तो हम इस प्रपोजल से कमाएंगे 63,90,000। तो 63,90,000 हमारे पास आ जाएगा। इसका ए ही आंसर हो गया 6390। ओके, तो ये दो केस सिनेरियो थे। इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, पढ़ते हैं। थर्ड, इन 2 consecutive क्वार्टर्स अ कंपनी रिपोर्टिंग द फॉलोइंग परफॉर्मेंस। Q1 की सेल है 2,10,000, प्रॉफिट है 12,000। ठीक है, वाइल Q2 सेल्स रोज 240 और प्रॉफिट है 24,000। एज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट बोथ क्वार्टर और बेस्ड ऑन द अबव पीवी रेशो आपको निकालना है। पीवी रेशो सिंपल है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट है 12,000, चेंज इन सेल्स है आपकी 30,000। तो 12,000 डिवाइड बाई 30,000, 12,000 डिवाइड बाई 30,000, ये आ गया 40%। पीवी रेशो 40% निकल आया। अगला क्वेश्चन, एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ड्यूरिंग द मंथ द डिपार्टमेंट रिपोर्टेड 9200 इक्विवेलेंट यूनिट अंडर फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में 9200 यूनिट आपकी इक्विवेलेंट बता दी। द प्रोसेस हैड एन ओपनिंग WIP ऑफ 800 यूनिट्स वर 50% कंप्लीट। तो 50% ओपनिंग WIP पे काम हो चुका था, 50% इस पीरियड में होगा। ठीक है, कह रहे हैं क्लोजिंग WIP है 900 यूनिट जो 70% कंप्लीट है। ओके, ड्यूरिंग द मंथ द प्लांट ऑल्सो फेस्ड अ मेजर मशीन ब्रेकडाउन बट इट डिडंट इफेक्ट द मटेरियल इनपुट ओनली प्रोसेसिंग स्पीड। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। इस महीने कितनी यूनिट्स आपने कंप्लीट की है ये आपको बताना है। तो देखिए, हम जो फीफो में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं वो हमारे पास आ गया यहाँ पर यूनिट्स, ये परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, और यहाँ पर हमारे पास मटेरियल लेबर ओवरहेड जो भी है वो सारे आ गए। तो सबसे पहले जो ओपनिंग यूनिट है, ओपनिंग यूनिट से हम कंप्लीटेड यूनिट बनाएंगे। ठीक है जी,
ये 800 यूनिट है, इस पर 50% काम होगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट यहां पर बनी 400। इसके बाद में हम करंट पीरियड को लेंगे। करंट पीरियड की कुछ यूनिट्स आएंगी, जिसमें से कुछ कंप्लीटेड बनेंगी जो हमें पता नहीं, और बाकी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जाएगी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर हमारी 900 यूनिट्स हैं जो 70% कंप्लीट है, 630। और इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9200। क्वेश्चन ने कहा है हमारी 9200 इक्विवेलेंट यूनिट्स बनी है, तो 9200 बनी है जिसमें 630 है क्लोजिंग की और 400 है ओपनिंग की, यानी 8170 हमारी करंट पीरियड की हो गई। 8170, इन पे 100% काम हुआ होगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी यूनिट कंप्लीटेड और ट्रांसफर हुई, तो जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की हैं वो भी कंप्लीटेड और ट्रांसफर हैं, और जो करंट पीरियड की हैं वो भी कंप्लीटेड और ट्रांसफर हैं। टोटल यूनिट कितनी आ गई? करंट पीरियड वाली 8170 यूनिट पूरी बन गई, और ओपनिंग की 800 यूनिट पूरी कंप्लीट इस बार हो चुकी हैं। तो हमारी जो कंप्लीटेड यूनिट बनकर आएंगी जो हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, 800 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाली पूरी बन गई और 8170 करंट पीरियड वाली पूरी बन गई, तो 8970 यूनिट हमारी कंप्लीट इस बार बन जाएंगी, कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन है कंप्लीटेड यूनिट बताइए कितनी, तो 8970, इसका आंसर आ गया बी। ओके, ये 40%, ये आ गया 8970। ठीक है जी, अगला पॉइंट। In a manufacturing enterprise, two joint product X and Y emerge simultaneously from a common production process. Company incurs joint cost up to split of point, after which the product becomes separately identifiable for the previous month. The following details relating to production and inventory available. प्रोडक्ट X और Y की सेल हुई है 96 और 64, ओपनिंग स्टॉक बता दिया और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, ठीक है। टोटल ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट incurred 1860. These joint costs are apportioned between X and Y in proportion to the number of units produced. Determine the amount of joint production cost to be allocated to product X. सिर्फ X की मांगी है, मैं आपको X और Y दोनों का बता देता हूं। हमें चाहिए होता है जो ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ती है वो बढ़ती है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर। तो आपने जितनी यूनिट बेची हैं उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाती हैं हमारे पास कि कितनी यूनिट बनी। तो 96,000 माइनस 2400 प्लस 6000, इसकी बनी 99,600 यूनिट्स, और 64,000 माइनस 4800 प्लस 2400, इसकी बनी 61,600। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई 161,200। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे हमें कॉस्ट बांटनी है। तो एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं, एक्स पे कितनी बटेगी, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है 1860, 1860 की ज्वाइंट कॉस्ट 161,200 पर, तो 99,600 पे कितनी वो एक्स की हो जाएगी और 61,600 पे कितनी वो वाई की हो जाएगी। तो 1860 डिवाइड बाई 161,200 इंटू 99,600, इसकी आ गई 1149,231, और 61,600 इसकी आ गई 710,769। तो ये हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट इनकी निकल कर आ गई। तो एक्स की पूछी है सिर्फ 1149,231, तो 1149,230 ये इसके नियर बाई मैच हो रहा है, ये हमारे पास आंसर आ गया बी। ठीक है जी, इसके बाद में यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। हरी उद्योग इज ए स्मॉल स्केल manufacturing unit producing a single product X using two material PK BK, input ratio 3:2, इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ प्रोडक्शन 5:3। ठीक है, देखिए इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि अगर 5 यूनिट इनपुट होंगी तो फिनिश्ड गुड्स की 3 यूनिट बनके तैयार होंगी, ये होता है इनपुट आउटपुट रेशो। और मटेरियल का इनपुट रेशो 3:2, इसका मतलब है जितना भी मटेरियल लगेगा पीके और बीके वो 3:2 के रेशो में इन होगा। ओके, रॉ मटेरियल पीके पेरिशेबल एंड बिकम्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज्ड विद इन 3 डेज ऑफ परचेज, 5 डेज ऑफ परचेज। तो पीके पेरिशेबल है, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलता। वेयर एज रॉ मटेरियल बीके इज ड्यूरेबल एंड कैन बी स्टोर्ड मोर देन 1 ईयर, और बीके के साथ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल पीके प्रोक्यूर्ड यानी खरीदा जाता है लोकली, लीड टाइम 1 से 2 दिन लग जाता है। बीके परचेज किया जाता है दूसरे स्टेट से, जिसमें 2 से 4 दिन लग जाते हैं।
एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम ऑफ अप्रैल 30,000 किलोग्राम। तो मैं पहले अप्रैल की बात बता देता हूं। एंड सेम लेवल ऑफ सेल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। तो अप्रैल से निकाल देता हूं, पूरे साल का भी बता देता हूं। तो अप्रैल में 30,000 यूनिट आपको बेचनी है। इनपुट आउटपुट रेशियो है 5:3, यानी 30,000 किलोग्राम अगर बनाना है तो इनपुट 50,000 किलोग्राम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस 50,000 किलोग्राम में पीके और बीके कैसे लगेंगे? पीके और बीके लगेंगे 3:2 में, यानी 30,000 पीके लगेगा इसमें और 20,000 बीके लगेगा। ओके, ये हमारे पास एक महीने का है। अब अगर आप जानना चाहते हैं पूरे साल का, तो 1 ईयर के लिए हमारे को 360,000 किलोग्राम बनाना है और इसके लिए आपका जो स्टॉक लगेगा वो 50,000 किलोग्राम इंटू 12, 6 लाख किलोग्राम इसमें आपका रॉ मटेरियल लगेगा। ये फिनिश गुड्स बनेगा पूरे साल का, जिसमें पीके और बीके, मैं पी और बी लिख रहा हूं, 3:2 में लगेंगे। तो 3.6 लाख किलोग्राम पीके चाहिए और बीके चाहिए 2.4 लाख किलोग्राम। ठीक है जी, ये पूरे साल का एनुअल डेटा आ गया। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑपरेट्स 25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन एक महीने में, तो पूरे साल में कितने निकलेंगे? 12 इंटू 25। तो 25 दिन एक महीने में काम करती है तो पूरे साल में 300 दिन काम करती है। ठीक है जी। परचेज प्राइस पर किलोग्राम एक्सक्लूडिंग टैक्स 15 फॉर पीके, 22 फॉर बीके। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी इनकर्स एडमिन कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एनुअल कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटिंग 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल पीके एंड 5% फॉर बीके। करंटली मटेरियल पीके इज परचेज्ड in lot of 8,000 किलोग्राम टू अवेल 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो अभी हम 8,000 किलोग्राम खरीद रहे हैं और 10% डिस्काउंट पर, तो 15 रुपए वाली चीज 10% डिस्काउंट पर 13.5 पर केजी पे हमें मिल रही होगी। जीएसटी 5% एप्लीकेबल ऑन मटेरियल पीके फॉर विच इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। तो जीएसटी नहीं जुड़ेगा, इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। Material BK is subject to 2% CST for which no input credit available। क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट का फिर पार्ट बनेगा। तो फिर आपके पास जो मटेरियल बीके है, इनकी एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू दी थी तो 22 रुपए थी, तो 22 रुपए थी, 2% उसमें टैक्स जुड़ेगा, हमारी कॉस्ट बनेगी ये 22.44। तो हम जो प्राइस लेंगे पीके का वो 15 रुपए है। 8,000 किलोग्राम एक बार में मंगवाओगे तो 13.5 है, उसमें कोई टैक्स नहीं जोड़ना। लेकिन बीके का जो प्राइस है वो 22.44 इफेक्टिव हमें पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि उसका कोई इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। तो ईओक्यू के लिए पूरे साल की रिक्वायरमेंट दोनों की, इसकी 3.6 लाख है, इसकी 2.4 लाख है। ए आ गया तो √2 ए ओ डिवाइड बाई सी, तो ए निकल कर आ गया 3.6 और 2.4। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई 120, ओ निकल कर आ गया। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास जो निकल कर आएगी वो 15 रुपए का 15%, 2.25 कैरिंग कॉस्ट आएगी पीके की, और बीके की कैरिंग कॉस्ट आएगी बीके बीके हाँ 2.22.44 इंटू 5%, बीके पे 5% लगना है। 22.44 इंटू 5%, ये आएगी 1.122। इसकी कैरिंग कॉस्ट ये निकल कर आएगी। तो ए आ गया, ओ आ गया, सी आ गया, सोल्व करिए आपके पास निकल कर आ जाएगा। ये वर्किंग चल रही है, ये फॉर्मूला आ गया। 30,000 टू 12 कर दिया, 3.6 लाख आ गया। 120 ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 15 रुपीज का 15%, ये आ गया 6197 किलोग्राम। बीके का हमारे पास 2 लाख 2.4 लाख आ गया हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट, 2 आ गया, 120 आ गया, 22.44 का 5% लगाएंगे जो 1.122 आ गया, इसका निकल कर आ गया 7.65। ठीक है जी। अब कह रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ पीके। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर कंजम्पशन के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि पूरे साल इवन कंजम्पशन है। तो पूरे साल की कंजम्पशन है 3.6 लाख, पूरे साल के दिन है 300। डेली कंजम्पशन 1200 किलोग्राम हो गई पीके की। आप मंथली से भी निकाल सकते हैं, 30,000 किलोग्राम मंथली लग रहा है और एक महीने में 25 दिन यूज होता है, काम होता है, तो 1200 किलोग्राम पर डे निकल कर आ गया। तो डेली कंजम्पशन 1200 है पीके की।
अब इसमें ROL निकालना है और ROQ निकालना है। तो देखिए हमारे पास यहां पर ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम स्टॉक पूछा है ना, मैक्सिमम स्टॉक, ठीक है। अब देखिए ROL का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, तो कंजम्पशन तो 1200 है पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम पीके का है 2 दिन, प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ लेंगे उसके अंदर। तो EOQ हमारे पास निकल कर आ गया है इसका 6197 किलोग्राम, और अभी ये एट प्रेजेंट 8000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एग्जिस्टिंग जो पीके परचेज कर रहा है वो 8000 किलोग्राम के लॉट में करता है, तो उस 8000 को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहां पर एक सेकेंड, 8000 मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम कंजम्पशन 1200 और मिनिमम लीड टाइम ये आ गया आपके पास 1 दिन। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1200 इंटू 2 प्लस 8000 माइनस 1200, यहां से निकल कर आ रहा है 9200 किलोग्राम। ठीक है, ROQ मैंने 8000 लिया है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 8000 किलोग्राम का हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये 9200 किलोग्राम आ गया। अब पेरिशेबल गुड्स के साथ में क्या गेम रहता है, पेरिशेबल गुड्स के केस में हमें ये चीज चेक करनी होती है कि कितने दिन की तक ये ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन ने बोला है 5 दिन तक ठीक रहता है सिर्फ। तो अब आप देखिए, एक दिन की कंजम्पशन है 1200 किलोग्राम, 5 दिन की कंजम्पशन कितनी हो गई 5 डेज की, ये हो गई 6000 किलोग्राम। अब 6000 किलोग्राम से ज्यादा जो भी स्टॉक है वो कबाड़ में ही जाना है, तो 6000 के ऊपर का सब स्क्रैप ही होना है। तो आपके पास अगर ज्यादा रखा हुआ भी है तो वो स्क्रैप होगा। तो पेरिशेबल गुड्स के अंदर पेरिशेबल गुड्स की पूरी लाइफ के बराबर का स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक फ्रॉम द फॉर्मूला विच एवर ही लोअर लिया जाता है। तो इस मैक्सिमम स्टॉक से फॉर्मूले से आया 9200 किलोग्राम, जबकि 6000 किलोग्राम से ज्यादा हम रख ही नहीं सकते क्योंकि 5 दिन में 6000 किलोग्राम यूज होगा। उससे अगर एक भी किलोग्राम ज्यादा है तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जो भी हो जाए उसका। तो 6000 से ऊपर रखना बेकार है, तो इसका मैक्सिमम स्टॉक 6000 ही आएगा। हाँ, अगर इस वाले फॉर्मूले से 5200 आ जाता तो फिर हम 5200 किलोग्राम लेते कि हम 5200 से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो यहां पर पेरिशेबल गुड्स में दोनों चीजों को कंपेयर करना होता है। एक ये 9200 किलोग्राम आ गया, दूसरा 5 दिन की कंजम्पशन 6000 विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारे पास बनेगा 6000, 6000 से ज्यादा हमें नहीं रखना चाहिए। ओके जी, अगला पॉइंट क्वेश्चन का अगला पॉइंट हमारे पास आता है कैलकुलेट सेविंग लॉस इन मटेरियल पीके इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू। तो ईओक्यू और 8000 यूनिट्स जो हम खरीद रहे हैं उसको कंपेयर करना है। आ जाइए जरा देखिए, हमारे पास आप अगर 8000 किलोग्राम खरीदते हैं या फिर आप ईओक्यू पर 6197 किलोग्राम खरीदते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें से एक बार में सिर्फ 6000 किलोग्राम ही काम आएगा, बाकी का 197 लॉस्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी 8000 में से 6000 किलोग्राम ही काम आएगा, बाकी का 2000 लॉस्ट हो जाएगा हर बार। तो 6000 किलोग्राम ही आप यूज कर पाएंगे हर बार। तो सबसे पहले देखिए एनुअल कंजम्पशन 360 है, पूरे साल में जो चाहिए। एक बार में जो आप यूज कर सकते हैं वो मैक्सिमम 6000 ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको 60 बार सामान मंगवाना पड़ेगा। आप 8000 भी मंगवा रहे हैं तो 2000 किलोग्राम हर बार लॉस कर रहे हैं। तो यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हो गई आपकी 60 ऑर्डर रहे दोनों के अंदर, नंबर ऑफ ऑर्डर सेम आ गए, इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद में कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ ROQ। तो आपका हाफ ऑफ ROQ 8000 किलोग्राम का हाफ, पैसा तो पूरे 8000 में फंसाया आपने, तो जो हमारी कैरिंग कॉस्ट निकलेगी वो जितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो उसी पे निकलेगी, क्योंकि पैसा तो पूरे 8000 में फंसा रहे हो, चाहे 2000 वेस्ट होने वाला है। तो कैरिंग कॉस्ट आ गई 13.5 का प्राइस है यहाँ पर, उसका 15%, यहाँ 15 का 15% और हाफ ऑफ 6197 आ गया 3098। तो ये हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई, पॉइंट नंबर 2। ऑर्डरिंग हो गई, कैरिंग हो गई। इसके अलावा इन दोनों केस में इनका मटेरियल लॉस होगा, यहां हर लोट में 2000 किलोग्राम, यहां हर लोट में 197 किलोग्राम। 60 बार सामान यहां मंगवाए, 60 बार यहां पर, तो 2000 किलोग्राम हर बार लॉस होगा और ऐसा साल में 60 टाइम्स होगा। यहां 197 लॉस्ट होगा और ऐसा साल में 60 टाइम्स होगा। तो यहां पर लॉस जो आपके पास है 60 टाइम्स 2000 किलोग्राम का लॉस हुआ है और 13.5 से खरीदा था, ये लॉस आ गया। यहां पर 60 बार 197 का लॉस हुआ है, 15 रुपए से खरीदा था, ये लॉस ऑफ मटेरियल हो गया।
ये हमारे पास एडिशनल पॉइंट रहता है, पॉइंट नंबर 3 जो लॉस हुआ है आपका। इसके बाद में फोर्थ जो परचेज कॉस्ट है, तो परचेज कॉस्ट हमने 6000 किलोग्राम के हिसाब से 360 के लिए, क्योंकि बाकी तो लॉस में हमने ले लिया, तो 360 इंटू 13.5, 360 इंटू 15। बच्चे चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि अगर वो दो तरफ नहीं दिखाना चाहते परचेज कॉस्ट और लॉस, तो वो क्या कर सकते हैं, 8000 किलोग्राम हम खरीदेंगे साल में 60 बार, तो 4,80,000 किलोग्राम हम खरीदेंगे, जिसमें से 360 यूज जाएगा और 120 लॉस होना है। ये खरीद हुई हमारी 13.5 की, तो 4,80,000 इंटू 13.5, ये आपकी कॉस्ट बैठ गई 6480। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो भी ये इतना ही आएगा, 4860 प्लस 1620, ये आ गया 6480। ऐसे ही आप यहां पर इन दोनों को एक साथ कर सकते हो कि 6197 किलोग्राम 15 रुपए के रेट से साल में 60 बार खरीद रहे हैं हम, तो 6197 इंटू 15 इंटू 60, ये आ गया 55,77,300। और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो सेम अमाउंट निकल कर आ जाएगी। तो या तो आप दिखा दो 360 तक का यूजेबल की परचेज कॉस्ट और बाकी लॉस की, अदरवाइज दोनों को एक साथ जोड़ के भी दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास इसमें 4 पॉइंट हो गए। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड इन्हें जोड़ा, यहाँ पर 64, यहाँ पर 55, तो ईओक्यू पर लेना फायदेमंद है, जो डिफरेंस है वो हमारी सेविंग हो गई। तो अच्छा क्वेश्चन है पेरिशेबल का, आ जाइए। इसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एम्प्लॉय कॉस्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आरटीपी एमटीपी के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आईसीआई बड़े बड़े देता है, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि एग्जाम में 10 मार्क्स की वर्थ है। तो 10 मार्क्स के लिए आपको 15 मिनट के आसपास का जो क्वेश्चन बनता है वो दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा है कि वो 25-30 मिनट ले रहा है, आधा घंटा ले जाता है, तो वो क्वेश्चन 10 नंबर में नहीं पूछा जा सकता, तो वो एग्जाम में नहीं आते। पर आरटीपी एमटीपी में प्रैक्टिस के लिए होते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि इनका कोई पॉइंट तो उठ के आ सकता है ना। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट। Rivan Industries manufacture and sell wooden study table. The demand for these tables had been steadily increasing due to the company's strong distribution network and reputation for durable product. तो ये टेबल बनाते हैं, ठीक है जी। Despite the rising market potential, company continues to rely on long established wage practice at present. Rivan Industry लेबर का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन सही में चालू है। At present, Rivan Industries pays wages under a piece rate system with a standard piece rate of 18 per table produced. चलो जी, अभी इनका पीस रेट सिस्टम है, पीस रेट सिस्टम 18 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। कह रहे हैं कंपनी पॉलिसी ऑफ पेमेंट अंडर द पीस रेट सिस्टम इज एज गिवन बिलो, एफिशिएंसी लेस देन 100%। अगर आपकी एफिशिएंसी 100 से कम है तो 80% ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस मिलेगा, और एफिशिएंसी इक्वल टू और मोर देन 100 है, 100 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो 125% मिलेगा। तो यानी कि अगर एफिशिएंसी 80% से कम है, 80% से लेस है, और दूसरा अगर आपकी एफिशिएंसी 100% और अबव है, तो क्या होगा, तो यहां पर पीस रेट आपको मिलेगा 80% से कम है तो, अच्छा सॉरी 100% से अगर कम है, अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से कम है और 100 या उससे ज्यादा है तो मिलेगा 80% ऑफ पीस रेट और यहाँ 125%। तो 80% ऑफ पीस रेट आपको मिलेगा यहाँ पर 14.4 हो गया, और 125% ऑफ पीस रेट आपको मिलेगा यहाँ पर 22.5 हो गया। एक बार देख लेता हूँ, 18 इंटू 125% एंड 80 इंटू 18, 14.4, ठीक है। ये मतलब दो पीस रेट इन्होंने सेट कर दिए। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर 3 टेबल है, एक घंटे में 3 टेबल बननी चाहिए, तो सीधी सी बात, अगर एक घंटे में 3 टेबल से कम बनाओगे तो आपको रेट लगेगा एक यूनिट का 14.4, और एक घंटे में अगर 3 टेबल बना दिए उससे ज्यादा बना दी तो 100 या उससे ऊपर एफिशिएंसी हो गई तो 22.5 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है जी। ईच वर्कर्स वर्क 9 आवर्स पर डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। तो जी मंडे टू फ्राइडे हो गए 5 दिन, 5 दिन तो 9 घंटे काम करते हैं, तो ये तो हो गए 45 आवर्स, और 4 घंटे सैटरडे को काम करते हैं, तो इसका मतलब 49 आवर्स पर वीक आप काम करते हो। ओके, आगे कह रहे हैं टोटल 132 वर्कर्स हैं। अच्छा जी, 132 वर्कर्स हैं आपके पास currently eligible for this wage plan. However, the cutting and finishing machine used in production were purchased many years ago and now limit worker efficiency. As a result, worker have demanded
अ शिफ्ट ऑफ टाइम रेट सिस्टम एट 65 पर आवर अलोंग विद हाल से प्रीमियम सिस्टम। तो अब वर्कर कह रहे हैं कि हमें भैया पीस रेट से हटाओ और हमें लेके जाओ हाल से पे, जिसमें 65 पर आवर देना और वही 50% बोनस देना। ठीक है। To evaluate the financial impact, the management had prepared the following estimate production level for January 26। तो एक महीने का ये डेटा हमारे पास लेके चल रहे हैं। ऊपर हमने जो आवर्स निकाले थे वो पर वीक निकाले थे। ठीक है। क्वेश्चन ने लास्ट में बोला है कि आपको 4 वीक इन अ मंथ लेना है। तो एक महीने में अगर 49 पर वीक है, एक महीने में 4 वीक, तो 49 इंटू 4, 196 आवर एक वर्कर काम करेगा। 132 वर्कर हैं, 132 वर्कर, तो 25,872 आवर्स काम होगा। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है एक घंटे में 3 टेबल बनती हैं, तो एक घंटे में 3 टेबल बनती हैं, तो 77,616 टेबल्स बननी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। अगर इससे कम बनी तो आपको मिलेंगे 14.4, अगर इससे ज्यादा बनी है, इतनी बन गई, तो आपको मिलेंगे 22.5। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जनवरी में हमें लगता है अगर वर्स्ट केस रहा तो 36,900 यूनिट बनेंगी, ऑप्टिमल केस रहा तो 73,800, बेस्ट केस रहा तो 110,700 लगेंगी। ठीक है। In addition, the company is assessing a potential technology upgrade case involving partial automation, which may influence both output level and worker productivity। एक और है इनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड केस। फर्स्ट, compute the total wages, average wage per worker per month for all 4 case scenario, worst, optimal, best and technology upgrade case under each of the following wage system। फर्स्ट, करंट पीस रेट वेज सिस्टम, और दूसरा वर्कर प्रपोज टाइम रेट सिस्टम 65 पर आवर प्लस 50% प्रीमियम। ठीक है जी। तो हमारे पास अब जरा आप ये देखिए, ये आ गया वर्स्ट केस 36,900, 73,800 और बेस्ट केस 110,700, और यहां पर 77,616 बननी चाहिए कायदे में। ओके। तो ये देखिए 77,616 बननी चाहिए। एक्चुअल में आपने 36,900 बनाई है तो आपकी एफिशिएंसी 100 से कम हो गई, 73,800 बनाई है तो 100 से कम हो गई, 110 बनाई है तो 100 से ज्यादा हो गई। तो 100 से कम है तो पीस रेट लगेगा 14.4, 100 से कम है तो लगेगा 14.4, 100 से ज्यादा है तो 22.5। तो 36,900 यूनिट, एक यूनिट के 14.4 मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेजेज आ गई। 73,800, एक यूनिट के 14.4 मिलेंगे, 1062,720 आ गया। 110,700, 22 रुपए 50 पैसे मिलेंगे, 2490,750 की वेजेज आ गई। तो ये टोटल वेजेज आ गई पूरे महीने की, जो इनको इन तीनों केस में मिलेंगी। अब एवरेज वेज पर वर्कर पूछा है, तो हमारे पास 132 वर्कर हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 132 से, एक वर्कर की महीने की वेजेज आ जाएगी। ऐसे ही इन सबको 132 से डिवाइड कर दीजिए, एक महीने की वेजेज निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वेजेज, करंट सिस्टम ऑफ वेजेज एंड इंसेंटिव पेमेंट, दिस ये सारी कहानी। ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास आ गया। अब जब देखिए इसमें पूछा गया था, कंप्यूट टोटल वेजेज निकाल दी, एवरेज वेजेज पर वर्कर पर मंथ निकाल दी, काय फॉर ऑल 4 सिनेरियोज, वर्स्ट, ऑप्टिमल, बेस्ट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड केस। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड केस के लिए बताया नहीं था कि उसमें कितनी यूनिट बनेंगी, तो जब आपने यही नहीं बताया कि कितनी यूनिट बनेंगी तो वो सोल्व नहीं हो सकता, तो इसीलिए सॉल्यूशन में भी 3 को लिया है सिर्फ। इसके बाद में टाइम रेट सिस्टम के अंदर, तो टाइम रेट सिस्टम के अंदर जैसे इसने 36,900 बनाई, 36,900 यूनिट बनाई है, स्टैंडर्ड है एक घंटे में 3 यूनिट बनेगी, तो कितनी देर में बन जानी चाहिए ये, 12,300 आवर्स में। ये इसके एसएच हो गए। ऐसे ही 73,800 के 24,600 एसएच हो गए, और 1,10,700 के सबको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, एक घंटे में 3 यूनिट बननी चाहिए, तो 1,10,700 यूनिट कितनी देर में बनेंगी, 36,900। दूसरा तरीका भी है, आप ये कह सकते हो एक घंटे में 3 यूनिट बनती हैं तो 20 मिनट में एक यूनिट बनती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 36,900, एक यूनिट 20 मिनट में बनती है,
तो कितने घंटे लगने चाहिए? 36,900 इंटू 20/60, तो ये आ जाएगा 12,300। तो या तो ये कर लो 20 मिनट में 1 यूनिट बनती है, या ये कर लो 1 घंटे में 3 बनती हैं, तो कितने घंटे लगने चाहिए? ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। अब जो एक्चुअल आवर्स हैं, जो काम हुआ है वाकई में, वो हमने निकाला हुआ है। 196 आवर्स एक वर्कर काम करता है एक महीने में, और 132 वर्कर हैं, तो 25,872 आवर्स, 25,872 आवर्स, 25,872 आवर्स। तो देखिए यहां पर एस एच ए एच से कम है, तो कोई बोनस नहीं बनेगा, तो आपको 65 रुपीज के हिसाब से अपने ए एच के मिल जाएंगे, कुछ कटेगा नहीं। यहां पर भी एस एच ए एस से कम है, तो बोनस तो बनता नहीं है, आपने एस एच आपके कम है, इसे भी 65 से मिल जाएंगे। यहां पर एस एच ज्यादा है, तो ए एच के तो 65 मिलेंगे, प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम सेव्ड, एस एच माइनस ए एच, उस पर 50% और मिल जाएगा। तो 36,900 माइनस 25,872, 11,028 आवर्स हो गया एस एच माइनस ए एच, इस पे 50% आपको 65 रुपए का और मिल जाएगा। तो यहां पर 25,872 इंटू 65, 16,81,680 मिले इसे, इसे भी 16,81,680 मिले, इसे 16,81,680 तो मिल गए एक्चुअल काम के, और 11,028 घंटे का 50% 65 से मिल गया बोनस 358,410। तो इसको टोटल मिल गए 204,0090। ठीक है जी। तो 16,81,680, 16,81,680, 16,81,680 तो बन गए इनके टाइम के। इन दोनों को कोई बोनस नहीं मिला, इसे बोनस भी मिला है, तो इसको 1681, इसको 1681 और इसको 20,40,000 मिल गए। इसको 132 से डिवाइड करते जाइए, एक वर्कर की पेमेंट निकल कर आ जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो क्या एरर है वो बता देता हूं। इन्होंने जो रिक्वायरमेंट पूछी है, कंप्यूट टोटल वेजेज एंड एवरेज वेजेज पर वर्कर पर मंथ फॉर ऑल 4 सिनेरियोज, ये ऑल 4 गलत है, ये होना चाहिए ऑल 3। वर्स्ट, ऑप्टिमल, बेस्ट केस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड केस की कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उसका कोई डेटा है नहीं, सिर्फ ये बोला है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये अच्छा काम करेगा। तो भाई कितने, जब तक आप यूनिट नहीं दोगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एरर है, तो यहां पर ये एरर आ गई, इसके अंदर छोटी सी एरर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बी, Mr. R, one of the worker, produced 900 table in December 2025. If he produced the same number of table in January, यानी जनवरी में भी अगर 900 यूनिट बनाता है, तो उसकी अर्निंग पीस रेट से कितनी होगी, और उसकी अर्निंग टाइम रेट प्लस हाल से इंसेंटिव से कितनी होगी। तो ठीक है, एक वर्कर कितने घंटे काम करता है महीने में, निकाला था हमने 196 आवर्स। तो भाई 196 आवर्स जो भी वर्कर काम करता है, एक घंटे में 3 यूनिट बनाएगा, तो 588 यूनिट बनानी चाहिए। इसने बनाई है 900 यूनिट, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 100% से ऊपर है, तो पीस रेट में इसको जितनी यूनिट इसने बनाई है उन यूनिट्स की पेमेंट 22.5 रुपए से मिलेगी। तो 900 इंटू 22.5, 20,250 रुपए मिल जाएगी इसको पीस रेट से। अब अगर ये जाता है टाइम रेट से, तो 196 आवर्स के इसको 65 मिल जाएंगे, 12,740, प्लस इसने 900 यूनिट बनाई है, तो 900 यूनिट, एक घंटे में 3 यूनिट बनती हैं, तो ये 300 घंटे में बननी चाहिए। ये हो गया एस एच, और एक्चुअल में काम कितनी देर कर रहा है, 196 आवर्स, तो 300 माइनस 196, इसका 50% 65 रुपए से और मिल जाएगा बोनस में। तो 300 माइनस 196 इंटू 50% इंटू 65, 3380 का बोनस मिल जाएगा। तो इसकी पेमेंट बनेगी 16,120। तो पीस रेट से 20,250 और टाइम रेट से हाल से 16,000 रुपए के आसपास इसके बन जाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों निकाल दिए। दोनों में कमाई में कितना डिफरेंस है, तो दोनों की कमाई में डिफरेंस है 4130 की कमाई पीस रेट में ज्यादा है मिस्टर आर की। ओके, कह रहे हैं बेस्ड ऑन योर कंप्यूटेशन शुड मिस्टर आर सपोर्ट द वर्कर डिमांड, तो क्या मिस्टर आर को वर्कर्स की डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो वर्कर है वो क्या मांग रहे हैं, वर्कर कह रहे हैं हमें पीस रेट से टाइम रेट पे लेके जाओ, और देखो वर्कर को फायदा भी हो रहा है, दिखाता हूं आपको। वर्कर्स को जहां
4,000 रुपए, 8,000 रुपए, 18,000 रुपए मिल रहे थे, वहां उनको 12,000, 12,000 और 15,000 मिलेंगे। मतलब दो केस में तो बढ़ के ही मिलेंगे, तीसरे केस में कम है। तो वर्कर्स ने ही डिमांड करी है कि पीस रेट से हमें टाइम रेट पे लेके जाओ। अब अगर इस वर्कर का हाल देखें मिस्टर आर का, जो 132 जो वर्कर है उन्हीं में से एक मिस्टर आर भी है, अगर इसका हाल देखें तो ये पीस रेट में ज्यादा कमा रहा है और हाल से में कम कमा रहा है। तो अगर मिस्टर आर वर्कर्स के साथ जाता है तो उसका 4130 का हर साल नुकसान होगा, क्योंकि हर महीने, क्योंकि वो हर महीने 20,000 कमाता है पीस रेट में, टाइम रेट से 16,000 मिलेंगे उसे। तो उसे वर्कर का साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो अपने कलीग्स का, अपने वर्कर्स का साथ देता है, दोस्तों का, तो उसे हर महीने 4130 की पेमेंट कम मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन ओवरहेड से। ये क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट उठा लिया, 20 नंबर का आया था एक बार, और शायद 1998 का क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है। उसके बाद एक प्रैक्टिस मैनुअल होता था, उसमें था, फिर ये हटा दिया था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं बताते हैं। कह रहे हैं 3 मशीन है हमारे पास XYZ। ओके जी, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कर दिया एनुअल एक्सपेंस का XYZ, डेप्रीशिएशन दे दिया तीनों का बांटकर खुद, ये दिया हुआ है, गिवन है। स्पेयर पार्ट्स दे दिए, पावर हमें बांटनी पड़ेगी, कंज्यूमेबल स्टोर दे दिए, मशीन का इंश्योरेंस हमें बांटना पड़ेगा, इनडायरेक्ट लेबर हमें बांटनी पड़ेगी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस बांटनी पड़ेगी, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। तो पहले इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता था पुराने टाइम में, अब जो हमारी कॉस्टिंग है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करता है, तो वो भी दिया हुआ है, वो भी कंसिडर किया जाएगा। एडिशनल मंथली इंफॉर्मेशन, रेंट 30,000 रुपए पर मंथ है, सुपरवाइजर की सैलरी 60,000 पर मंथ है, मशीन ऑपरेटर की पर मंथ इतना है। ये सब पर मंथ दिया है, बाकी ये सब एनुअल में दिया है। तो ये जो पर मंथ वाला है इसको 12 करके हम 3.6 लाख एनुअल बना लेंगे, फिर बांटेंगे 7.2 लाख एंड 2.16 लाख। ओके, कह रहे हैं सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर ओवरसी ऑल 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन ईच। तो जो सुपरवाइजर और ऑपरेटर है, इनका खर्चा ये इक्वल टाइम देते हैं तीनों मशीन को, तो 1:1:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर आर के रेशो में इनडायरेक्ट लेबर को बांट देंगे। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 12, 16, 14, तो 12, 16, 14 के रेशो में ये बढ़ जाएगी। चलो जी, ये भी बढ़ गई। इसके बाद में कह रहे हैं किलोवाट रेटिंग रेशो 432 है, तो 432 के रेशो में हमारे पास पावर बढ़ जाएगी 432। चलो जी, ये भी बढ़ गई। इसके बाद में कह रहे हैं फ्लोर का स्पेस 50, 40, 30 है, तो फ्लोर के रेशो में रेंट बढ़ जाएगा 40, 30 और 40, सॉरी 50, 40, 30, इस रेशो में रेंट बढ़ गया। इसी रेशो में बिल्डिंग का जो भी खर्चा होगा, जैसे मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन, वो सब भी बढ़ जाता है 50, 40, 30, इसी रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर बिल्डिंग की मेंटेनेंस आ गई, बिल्डिंग का रेंट आ गया, तो ये डेप्रीशिएशन किस चीज का है भाई? बिल्डिंग का या तो आप किराया दोगे या फिर बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन। अगर बिल्डिंग अपनी है तो डेप्रीशिएशन होगा, और बिल्डिंग रेंट पे है तो सिर्फ रेंट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डेप्रीशिएशन है ये मशीन्स का है। ओके, अब यहां पर देखिए, मशीन का जो डेप्रीशिएशन है वो मशीन की वैल्यू के रेशो में बढ़ता है। मशीन की जो डेप्रीशिएशन है वो उसकी वैल्यू के रेशो में बढ़ता है, जो वैल्यू रही होगी उस पर 10%, 15% कोई डेप्रीशिएशन रहा होगा। और यहां दिया है मशीन का इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस ही मशीन के वैल्यू के रेशो में बढ़ता है। तो इसका मतलब जो डेप्रीशिएशन का रेशो है वही इंश्योरेंस को बांटने का रेशो होगा, क्योंकि वो मशीनों की वैल्यू का रेशो है। तो 12, 10, 80 है, तो हो सकता है मशीन एक्स 12 लाख की हो, वाई 10 लाख की हो, और जेड 8 लाख की, और 10% इनका डेप लग रहा हो, तो उसी रेशो में इनका इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस 12, 10 और 8 के रेशो में बढ़ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया जी। सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सैलरी 1:1:1 में बटनी है, तो ये सारे खर्चे हमारे बट गए। ओके, अब क्वेश्चन आगे कुछ कहानी सुना रहा है, यहां पर देखना पहले। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इंक्रीज फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। कह रहे हैं 10% इंक्रीज हो जाएगा स्पेयर पार्ट का प्राइस। तो यानी ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये महंगे होने वाले हैं। ये 66 का हो जाएगा, ये 55 का हो जाएगा, और ये 44,000 का हो जाएगा। 10% प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम 60, 50, 40 की जगह 66, 55, 44 बांटेंगे। फिर आगे कह रहा है 30% स्पेयर पार्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी वाई और जेड की। तो वाई और जेड में हमें 30% और बढ़ाना पड़ेगा।
तो 30% और बढ़ाते हैं इसमें, 55,000 प्लस 30%, तो ये बढ़ाने के बाद आ गया 71,500, और ये 44,000 में 30% जोड़ा तो ये आ गया 57,200। तो ये हमारे कट जाएंगे, इस पे 66 लगेगा, इस पे 71,500 और इस पर 57,200। ये हमारे सारे खर्चे यहाँ पर आ जाएंगे। अब जरा पहले इसके सॉल्यूशन में जाते हैं और खर्चे देखिए कैसे बांटे हैं वो देखते हैं। इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन के रेशो में, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर में, बिल्डिंग मेंटेनेंस स्पेस के रेशो में, रेंट स्पेस के रेशो में, सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सैलरी 1:1:1 के रेशो में। इसके बाद में डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, स्पेयर पार्ट्स इसके 66 हो गए, इसके 71,500, इसकी 57,200। पावर किलोवाट रेटिंग में कंज्यूमेबल स्टोर दिए हुए थे, इन्होंने इंटरेस्ट के खर्चे को नहीं बांटा और नोट दिया है कि ये एक फाइनेंस कॉस्ट है और ये कॉस्ट में नहीं आती, ये गलत है। अब इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाता है, तो पुराना क्वेश्चन उठाया और ये बात ये लिखनी भूल गए, ये एरर है क्वेश्चन के अंदर। इसे मैं आपको दिखाता भी हूं। ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज आ जाओ। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट, लो जी ये आ गई, और इसमें हम ले लेते हैं ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर के अंदर जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो बताता है खर्चे कैसे कैसे बटेंगे, और वो जो फिक्स खर्चे देता है, ये बाई नेचर देखिए फिक्स खर्चे, इसमें साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी एक और जगह है जहां हम ये चीज देख सकते हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर जो खर्चे दिए गए हैं उसमें बताया गया है इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट शीट में जोड़ी जाती है कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर एक सेपरेट आइटम की तरह। तो यहां पर ये इनसे गलती हो गई है, इंटरेस्ट भी जुड़ना चाहिए, तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा फर्क आने वाला है, कोई बात नहीं। अब हम इंटरेस्ट को जोड़ के दिखा देंगे। अब यहां पर जरा देखिए कुछ कहानियां आगे बताइए। कह रहे हैं प्लांट ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, ठीक है जी, 8 घंटे डेली काम करता है। सैटरडे आर हाफ डेज, देयर आर 15 हॉलीडेज बिसाइड्स संडे, आउट ऑफ विच 3 फॉल्स ऑन सैटरडे। तो कह रहे हैं कि प्लांट डेली 8 घंटे काम करेगा, सैटरडे आधा काम करेगा यानी 4 घंटे काम करेगा। कह रहे हैं 15 छुट्टियां हैं बिसाइड संडे, संडे के अलावा, यानी संडे तो छुट्टी होती ही है, तो संडे तो ऑफ है ही है, उसके अलावा 15 छुट्टियां और हुई हैं, जिसमें से 3 छुट्टियां सैटरडे के दिन पड़ी हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब जरा देखिए, पूरे साल में 365 दिन है, इसमें से 52 तो चले गए संडे के नाम पर, ये ऑफ हो गया, कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा बची 15 हॉलीडेज, इन 15 हॉलीडेज पर भी कोई काम नहीं होगा, जिसमें 3 सैटरडे भी हैं। ओके, अब दिन कितने बचे वो देखिए आप। तो 365 में से 52 और 15 चले गए, 298 डेज बचे टोटल। इस 298 डेज में मंडे टू फ्राइडे वाले डेज हैं और सैटरडे वाले डेज हैं। तो सैटरडे वाले कितने दिन बचे होंगे, तो पूरे साल में 52 सैटरडे, उस 52 में से 3 सैटरडे तो छुट्टी में चले गए, तो यानी 49 सैटरडे बचे हमारे पास। तो 49 सैटरडे बचे, 52 में से 3 तो छुट्टी में गए, 49 सैटरडे फैक्ट्री खुलेगी। अब मंडे टू फ्राइडे के कितने दिन बचे, 298 में से 49 हो गए सैटरडे, 249 बाकी के दिन बचे। यहां पर 8 घंटे काम होगा और यहां पर 4 घंटे काम होगा, तो 249 इंटू 8 1992, और 49 इंटू 4 ये आ गया 196। इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल काम कितना हुआ, इसका मतलब 2188 आवर्स पूरे साल में काम होगा। कह रहे हैं मशीन 92% कैपेसिटी पर चलेगी, तो इसमें से 8% और माइनस करिए, जब मशीन चलेगी ही नहीं, हम मशीन आवर्स निकाल रहे हैं, तो 8% मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 2012.96, तो 13 कर रहा हूं मैं, 2013 आवर्स आपकी मशीन चलेंगी, 8% टाइम काम नहीं करेंगी। इसके अलावा 3% अलाउंस ब्रेक डाउन के लिए देना है, कई बार मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, चलते चलते बंद हो जाती है, तो 3% और हमारा लॉस होने वाला है। तो हमारे पास 2013 माइनस 3% और लॉस, तो 195 1.6 है, तो 52 आवर्स ले सकते हैं। तो 1951 या 1952 आवर्स हम मशीन आवर्स के लिए ले सकते हैं।
तो यहाँ पर जितने भी खर्चे आएंगे उसे हम डिवाइड करेंगे 1953 आवर्स से, ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो 1953 आवर्स हमारे पास आ गया। ओके, मैंने कितने लिखे, 1952 और 1953 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एक बार देख लूँ, 2188 आ गया, 2188 आ गया, 92% ले लिया इसका, उसमें 3% माइनस कर दिया, 0.96 पॉइंट, अच्छा इन्होंने बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, 2012.96 माइनस 60.39, 1952.57, उसको 53 कर दिया, ठीक है, ये 53 हमारे पास आ गया इसका। ओके जी, तो मशीन आर के लिए इससे हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद एबीसी का क्वेश्चन, एबीसी का क्वेश्चन तो लड्डू क्वेश्चन होता है, सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहां पर देख लेते हैं। हाँ जी, कंपनी अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम चला रही है सिंगल ओवरहेड बेस्ड ऑन टोटल सेल्स रेवेन्यू टू चार्ज टू कॉस्ट टू द सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, सेल्स के बेसिस पर, तो जितनी भी कॉस्ट आती है डिवाइड बाई सेल करती है और एक रेशो बना लिया, जैसे कॉस्ट आई 1 लाख और सेल है 10 लाख, तो 10% खर्चा है, अभी ये सिंगल रेट चल रहा है, और आगे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना चाहते हैं, यही कहानी होती है सब जगह, ठीक है जी। तो इन्होंने एक्टिविटी बता दी, कस्टमर अकाउंट हैंडलिंग, प्लांट मेंटेनेंस, अनप्लान्ड मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और अदर ओवरहेड, ये इनके पांचों आ गए। कॉस्ट ड्राइवर इन्होंने बता दिए, कस्टमर अकाउंट हैंडलिंग को नंबर ऑफ कस्टमर से, नंबर ऑफ प्लांट मेंटेनेंस विजिट से, अनप्लान्ड मेंटेनेंस विजिट से, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और नंबर ऑफ मशीन के रेशो में हम बांटेंगे। ओवरहेड इन्होंने बता दिए 1000 में सारे, टोटल 1596,000 हो गए, ठीक है जी। तो 15,96,000 टोटल ओवरहेड है हमारे पास, ये पांचों एक्टिविटी में बांट के बता दिया। अब बता रहे हैं हर मशीन की कहानी, चार्ज पर कॉपी। इसका मैं क्वेश्चन की पहले थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ। ये बेसिकली प्रिंटिंग की जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, तो कई सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो आपको कहेंगी कि आप हमारा प्रिंटर ले जाओ, आपको उसका कोई पैसा नहीं देना, बस आप जितने इसमें से प्रिंट आउट निकालोगे हर प्रिंट आउट पे हमें कुछ पैसे दे देना। तो ये कंपनी इसी तरीके से काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ही प्रिंटर लगे होते हैं। तो प्रिंटर आ जाता है, उसकी कोई वैल्यू वो नहीं होती, जितने प्रिंट आउट निकलते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं। तो यहां पर सेम यही चल रहा है, ठीक है, यही कहानी ऊपर लिखी हुई है, वो मैं आपको बतानी भूल गया। ओके जी, तो चार्ज पर कॉपी जो ये कंपनी करने वाली है 3 पैसे करेगी डेस्कटॉप प्रिंटर पे, लेजर प्रिंटर पे 4 पैसे और हाई वॉल्यूम पे 5 पैसे, ये इन्होंने रेट निकाला हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ कॉपी पर ईयर पर मशीन, तो 60,000, 1,20,000 और 1,80,000 कॉपी निकलेंगी। नंबर ऑफ मशीन कितनी है, 300, 800 और 500। तो इससे सबसे पहले हम सेल निकाल सकते हैं, 300 मशीन, 60,000 कॉपी, 3 पैसे, 60,000 कॉपी, 300 मशीन, 3 पैसे, 5,40,000 का कलेक्शन यहां से आया। सेम ऐसे ही इसका 1,20,000 कॉपी, 800 मशीनों पर 4 पैसे सब जगह से आए, 38.4 लाख। और लास्ट वाले का 1,80,000 कॉपी, 500 मशीन, 5 पैसे, 45 लाख। ओके, ठीक है, तो 5,40,000, 38,40,000 और 45 लाख, टोटल हो गया 88,80,000। ये टोटल इनका कलेक्शन हो गया। इनके ओवरहेड थे 1596, 1596 डिवाइडेड बाई 88,80,000, तो ये आ गया 17.97%, जो ओवरहेड का इनका रेट निकल कर आएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसमें ये दे दिया हमारे पास कि भाई प्लांट मेंटेनेंस विजिट पर मशीन पर ईयर, एक मशीन पर 4 विजिट होंगी, एक मशीन पर, तो 300 मशीन पर 1,200, 800 मशीन पे 4,800 और 500 मशीन पर 6,000 विजिट, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस विजिट पर मशीन, एक एक दो, तो 300 मशीन पर एक यानी टोटल 300 विजिट, 800 मशीन पर एक यानी टोटल 800 विजिट, और 500 मशीन पर दो यानी टोटल 1000 अनप्लान्ड विजिट हो जाएंगी। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर खुद ही दे दिए, टोटल 500, 1200, 1000। पार्ट पर मेंटेनेंस विजिट खुद बता दी है। कॉस्ट ऑफ पार्ट पर मेंटेनेंस विजिट 100 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, तो पर मेंटेनेंस विजिट है तो टोटल विजिट कितनी है, यहां पर 1,200 प्लांट, 300 अनप्लांट, टोटल 1,500 हो गई, तो 1,500 इंटू 100, आपके पास में यहां पर 4,800 विजिट
और यहाँ पर 800, 4800 एंड 800, 5600 विजिट हो गई टोटल, हर विजिट पे 300 रुपये। और यहाँ पर 6000 और 1000, 7000 टोटल विजिट हैं, हर विजिट पर 400 रुपये का खर्चा। लेबर कॉस्ट पर मेंटेनेंस विजिट सेम वैसे ही, 1500 विजिट 60 रुपये, यहाँ 5600 विजिट हैं 80 रुपये, और यहाँ पर 7000 विजिट हैं 100 रुपये। ये निकल कर आ गया। विजिट कैसे लिए मैंने, 4 विजिट प्लांट हैं और 1 विजिट अनप्लांट है। 300 मशीन है तो 300 मशीन पर 4 हो गई 1200 विजिट, और 300 मशीन पर 1 विजिट हो गई 300, तो 1200 और 300 टोटल 1500 विजिट हो गई। इस तरह से जोड़ा है। अब कह रहे हैं एनुअल प्रॉफिट पर मशीन निकालिए तीनों मशीन का ऑन द बेसिस ऑफ करंट चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है जी, करंट बेसिस पर। तो करंट बेसिस पर अगर आप बांटेंगे तो हमारे पास सेल रिवेन्यू निकल कर आ गया 8,80,000, 15,96,000 का खर्चा था, 1596 डिवाइड बाई 8880, तो 17.97% आ रहा है खर्चा। इन्होंने राउंड ऑफ 18% कर दिया इसको, तो ठीक है। तो इनका जितनी भी सेल है उसका 18% चार्ज कर दो। वैसे कायदे में 17.97% है तो उसी को लेना चाहिए, पर कोई बात नहीं। इसके बाद में फिर बनाना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए इन्होंने यहाँ पर 1800 रुपये एक मशीन पर कमाए, यहाँ पर 4800 रुपये, यहाँ पर 9000 रुपये। जो मशीन के पार्ट हैं ये एक मशीन का निकाला है इन्होंने, तो 100 रुपये। इस पर 5 विजिट थी, 4 अनप्लांट और 4 प्लांट और 1 अनप्लांट, यहाँ पर 7 थी, 6 अनप्लांट और 1, 6 प्लांट और 1 अनप्लांट, और यहाँ पर 14 थी, 12 प्लांट और 2 अनप्लांट। तो यहाँ पर 4 + 1 5 विजिट, यहाँ पर 6 + 1 थी, और यहाँ पर 12 + 2 विजिट थी। ठीक है, तो इन्होंने पर मशीन का निकाला है प्रॉफिट। लेबर कॉस्ट पर विजिट के हिसाब से माइनस कर दी। ओवरहेड कॉस्ट हम ऊपर यहाँ पर निकाल चुके हैं, 324, 864, 1620, ये माइनस कर दी और ये प्रॉफिट निकल आया। फिर इसके बाद में कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाले हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती पर निकाला है तो ठीक है, वरना रेशो में बांट दो खर्चे को। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट सबके निकल आए, उनकी टोटल मैंने आपको करके दिखा दिया है कि जी कितनी नंबर ऑफ विजिट्स हैं, और बाकी सारा डेटा दिया हुआ था। अब इसके बाद में ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन अब इन्होंने निकाली है इसके बाद में एबीसी से। तो ओवरहेड कॉस्ट कस्टमर हैंडलिंग बढ़ गई, इसके बाद में प्लांट मेंटेनेंस का खर्चा, अनप्लांट का खर्चा, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा, अदर ओवरहेड, ये बढ़ गए। ये ओवरहेड कॉस्ट निकल आई पर मशीन एबीसी से। बस फिर एबीसी से इन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया कि भाई इतनी कॉस्ट, इतनी पार्ट और लेबर, इतने ओवरहेड और इतना प्रॉफिट। तो एक बार एबीसी से बांट दिया, एक बार ट्रेडिशनल से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, इसके बाद में जी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए कह रहे हैं रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, फ्रेट इनवार्ड को डायरेक्ट मटेरियल में जोड़ देंगे, वेजेज टू फैक्ट्री वर्कर्स ये डायरेक्ट वेजेज में आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का है वो इसमें जुड़ जाएगा। ये माना जाता है जितना एम्प्लॉयज का है उतना ही एम्प्लॉयर का भी होगा। हायर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, पावर फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, मोल्ड्स खरीदे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। मोल्ड्स के लिए बोला है कि इनकी लाइफ 4 साल है, तो 3136 का खर्चा 4 साल के लिए, तो 1 साल का खर्चा कितना आ जाएगा, 784,000, ये 1 साल का खर्चा आ जाएगा। जॉब चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, लीड रेंट प्रोडक्शन एसेट का फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्लांट मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड, डिलीवरी ऑफ व्हीकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में, सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में, रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट मशीनरी की फैक्ट्री ओवरहेड, सेल ऑफिस की सेलिंग एक्सपेंस में, इंश्योरेंस प्लांट मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल चेक के खर्चे क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ ये भी इसी में आ जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वहीं पर आ जाएगा, एडमिन एक्सपेंसिव पेड फॉर एडमिन फॉर फैक्ट्री वर्क ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आ जाएंगे। फंक्शनल मैनेजर्स प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला, ये एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आएगा। फंक्शनल मैनेजर जो होते हैं वो सारे आपके वैसे मैनेजर हैं जो एक मेन हेड ऑफिस बिल्डिंग में बैठे हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड में आएगा जनरल में, सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स में चला जाएगा। जनरल मैनेजर की सैलरी एडमिन ओवरहेड में आएगी नॉट रिलेटेड में। प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जुड़ जाएगी, और जी रीडिस्ट्रीब्यूशन की पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐड हो जाएगी।
ऑडिटर्स की एडमिन ओवरहेड में आएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडमिन ओवरहेड में आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गए। आगे कह रहे हैं कि ड्यू टू डिले इन पिकिंग अप कार्गो फ्रॉम पोर्ट YSPP लिमिटेड हैड टू पे 15,000 एट डीमर्ज इन द मंथ ऑफ मार्च। तो डिले की वजह से आपके ऊपर एक पेनल्टी लगती है, उस पेनल्टी का नाम है डीमर्ज। पेनल्टी एबनॉर्मल आइटम है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये कहीं पर शो नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले आपसे कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बनवाएगा, फिर फाइनेंस का P&L बनवाएगा, और उसके बाद में आपसे ये बनवा देता है रिकॉन्सिलेशन। तो कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस स्टोर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा स्टोर में, परचेज ऑफ मटेरियल टू में आ जाएगी CLC, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, तो ट्रांसफर फ्रॉम WIP स्टोर लेजर में टू साइड में आ जाएगा, WIP में बाई साइड में आ जाएगा। इशू टू WIP बाई साइड में आ जाएगा, WIP पे इशू करना, WIP में टू साइड में आ जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। डेफिशिएंसी कुछ नहीं दिया हो तो नॉर्मल मानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बैलेंस ब्रॉट डाउन CLC या जनरल लेजर जो भी आपको लिखना है, जो WIP से है वो यहाँ पर, जो गया यहाँ पर, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया। डेफिशिएंसी आप फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएं या कॉस्टिंग P&L में, एजम्पशन के साथ चलता है। ओके, बाकी बैलेंस CD आ गया। WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो स्टोर से आया था वो लिख दिया, जो स्टोर में वापस गया है वो लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है डायरेक्ट वेजेज अप्लाइड 65,000। तो ये जो डायरेक्ट वेजेज अप्लाइड हैं ये WIP में चली जाएंगी, और डायरेक्ट वेजेज जो थी वो 70,000 थी, बची हुई 5,000 कहाँ गई, तो 5,000 फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएंगी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड में ना डालकर उसे दिखा दिया है अनएब्जॉर्ब फैक्ट्री वेजेज, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे, वो तरीका ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ओवरहेड अप्लाइड 240 आ गए, WIP में आ जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 45,000। क्वेश्चन ने कहा है हम 10% प्रॉफिट जोड़कर बेच देंगे WIP से, तो डायरेक्ट वेजेज आ गई 65, ओवरहेड आ जाएंगे 240, ये बैलेंस CD आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये ओपनिंग ये स्टोर से आया हुआ ये वाला 240 जोड़ेंगे, इसमें से बैलेंस CD माइनस करेंगे, 80,000 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट निकल कर आ गई 4 लाख। इस 4 लाख को आप यहीं से CLC में बेच सकते हैं, 10% प्रॉफिट जोड़कर 440 का, और टू साइड में CLC में प्रॉफिट ले जा सकते हैं 40,000 का, वो भी ठीक है। अदरवाइज इसको आप कॉस्टिंग P&L में भेज दीजिए और फिर वहां पर 440 में बेच दीजिए। तो यहां पर हमारे पास कॉस्टिंग P&L आ गया, 4 लाख में ही आ गया, इसको 440 में बाई में बेच के दिखा दिया। दोनों तरीके ठीक माने जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारे पास ओवरहेड इनकर्ड है 250 का, ठीक है। तो ओवरहेड इनकर्ड है वो आ गया CLC या जनरल लेजर एडजस्टमेंट 250, WIP में 240 गया है। रिपेयर मेंटेनेंस के स्टोर से 20,000 आए थे। अगर आप डेफिशिएंसी वाले लाते तो डेफिशिएंसी वाला कितना खर्चा था, 6,000, तो डेफिशिएंसी वाला खर्चा भी 6,000 आप फैक्ट्री ओवरहेड में ला सकते थे, अगर आप उसको नॉर्मल लॉस मानते हैं तो। एबनॉर्मल माना है तो कॉस्टिंग P&L में फर्क कोई नहीं पड़ता। बचा हुआ हमने 30,000 कॉस्टिंग P&L में भेज दिया, तो ये 30 की जगह, अच्छा इसमें टू वेजेज कंट्रोल इनडायरेक्ट वेजेज और आनी है 5,000 की, जो इन्होंने इसमें नहीं दिखाई, ये एरर है, दिखाना चाहिए स्टडी मॉड्यूल। वेजेज को 65 लग गई हैं 70 में से, तो 5,000 इनडायरेक्ट वेजेज मानता है, तो 5,000 यहां पर वेजेज और आनी चाहिए, और ये 30 की जगह 35 होना चाहिए। डेफिशिएंसी भी ले लोगे तो 41 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर कॉस्टिंग P&L में 4 लाख आ गए, 30,000 इन्होंने यहां से अंडर रिकवरी उठा ली। स्टोर की शॉर्टेज 6,000 यहां दिखा दी, तो स्टोर की शॉर्टेज एबनॉर्मल मानी थी तो 6,000 यहां पर आ गई, वरना यहां पर जुड़कर फिर ये 30,000 36 में बदल जाता। इसके बाद में यहां पर दिखा दिया और ये प्रॉफिट दिखा दिया, इसमें वेजेज गायब कर दी गई है, इनडायरेक्ट वेजेज, जो गलती है, तो ये एरर है पूरी तरीके से। वेजेज 5,000 रुपए की यहां पर आएगी इनडायरेक्ट, इसकी अमाउंट 30 की जगह 35 होगी, और ये यहाँ पे 35 आना चाहिए अगर आप एबनॉर्मल भी मानते हो स्टोर की शॉर्टेज को तो भी। और ये जो आपका ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की जगह 1,000 रुपए का लॉस होना चाहिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, इसी तरीके से सोल्व किया जाता है, सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, गलती है इसमें। इसके बाद में इन्होंने बनाया P&L अकाउंट। P&L अकाउंट फाइनेंस का सिंपल होता है, ओपनिंग लिखो, क्लोजिंग लिखो,
इसके बाद में जितनी परचेज है वो लिखो, जितनी वेजेज है, ओवरहेड है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो लिख दी जाती है। ठीक है, जो परचेज है उसमें से डेफिशिएंसी माइनस करके दिखाई जाएगी। तो परचेज हमारे पास जो थी वो थी 2 स्टोर्स में, अच्छा परचेज हमारे पास थी 158। इसमें से जो 6,000 रुपए हैं बाई साइड में कॉस्टिंग पी एंड एल, ये माइनस करके दिखाए जाते हैं। तो यहां पर इन्होंने इसको 158 ले लिया और उसके बाद में जो 6,000 का लॉस था उसको कंसिडर नहीं किया, तो एबनॉर्मल लॉस मानकर ये चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास ये आ गया जी, हाँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट 20,000। तो इनकम बाई साइड में आ जाएगी, लॉस टू साइड में आ जाएगा, सिर्फ फाइनेंशियल पी एंड एल में। तो यहां पर इनकम आ गई 10,000 और इसके बाद में 20,000 का ये कैपिटल लॉस आ गया। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बनी वो लॉस यहाँ पर 11,000 का आ गया। अच्छा, मैंने वो बोला कि परचेज में से माइनस करेंगे, परचेज में से माइनस करते हैं अगर सेल हो, अगर आप मटेरियल की सेल करते हैं तो वो माइनस करते हैं, लॉस माइनस नहीं करते, वो गलत बोल गया मैं। अब जो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है वो 4,000 की जगह लॉस होना चाहिए 1,000। इनकम आ गई, जोड़ दी। अंडर एब्जॉर्शन ऑफ वेजेज ये यहां पर नहीं आएगा, ये गलत किया हुआ है। इसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट वो 20,000 आ गया, वो ठीक है, ये 25 की जगह 20,000 ही यहां पर सिर्फ माइनस होगा। अब यहां पर हमारे पास 1,000 का लॉस, 10,000 उसमें जोड़े, 20,000 उसमें माइनस करे और 11,000 का लॉस रह गया। ये हमारा राइट रिकॉन्सिलेशन बनेगा। ओके, तो ये इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। एनालाइज ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर फॉर डिसीजन मेकिंग द नॉर्थ शेयर हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट टू टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सरे मशीन, स्कैनिंग मशीन, XR1 एंड XR50। ठीक है जी, ये दो मशीन हैं इनके पास। रनिंग आवर्स 1100 एंड 2000 आवर्स हैं। वेरिएबल रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग प्लेट्स 27,500 एंड 64,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट 20 एंड 97,500 है। ठीक है, a brain scan is normally carried out on machine type XR1. This task use special x-ray plate costing 40 each. तो एक एक्सरे प्लेट लगेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो दे दिए 40 रुपए हर एक्सरे के अंदर लग जाएंगे। एंड टेक्स 4 hours ऑफ द मशीन टाइम, मशीन के 4 घंटे ये ले लेता है। ठीक है, because of the nature of process around 10% of scans produced blood and therefore useless result। तो 10% स्कैन बेकार हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास 1100 रनिंग आवर्स हैं, 4 घंटे में एक स्कैन होगा, तो 275 आपके स्कैन हो गए। तो इसमें से 10% आपके बेकार जाएंगे, सिर्फ 247.5 एक्सरे आपके ठीक होंगे। कह रहे हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ब्रेन स्कैन ऑन मशीन टाइप XR1। तो XR1 पर जो सही स्कैन होंगे उसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी। तो देखिए हमारे पास यहां पर 27,500 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 1100 घंटे की, इन्होंने घंटों में निकाल दिया है, तो 1 घंटे की 25 रुपए हो गई। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपए है, तो 1100 घंटों में बांटकर 18.18 कर दिया इन्होंने। इसके बाद में हमारे पास अब एक स्कैन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 घंटे के हिसाब से 2500 रुपए आ गई। एक्सरे प्लेट उसमें 40 रुपए की लग गई, 140 रुपए वो आ गए। फिक्स्ड कॉस्ट 4 घंटे की 72.73 हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 212.73। 212.73 एक स्कैन की कॉस्ट है, लेकिन 10% स्कैन हमारे लॉस्ट होंगे, तो इसमें से 10% हमारे स्कैन खराब होंगे। तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 90% स्कैन ही ठीक आएंगे, तो कॉस्ट 236.37 हमारे पास निकल कर आ जाएगी। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, देखिएगा। 1100 रनिंग आवर्स हैं, 1100 रनिंग आवर्स में 275 स्कैन हो गए। ठीक है, 275 स्कैन, हर स्कैन में 40 रुपए खर्च हुए, 275 इंटू 40, 11,000 रुपए खर्च हुए। ये हो गए प्लेट्स के ऊपर खर्च। इसके अलावा वेरिएबल खर्च आ गया 27,500। ठीक है जी, फिक्स खर्च आ गया 20,000। तो ये टोटल हमारा खर्च आ गया 11,000, 27,500 एंड 20,000, 58,500 का हमारा खर्चा आया। 275 स्कैन हमने किए, लेकिन ठीक स्कैन कितने हुए, सिर्फ 247.5। तो इसको अगर मैं 247.5 से डिवाइड कर दूं तो 236.36 पर स्कैन की कॉस्ट निकल आएगी। ये ज्यादा आसान तरीका है, सिंपल सा है।
1100, 4 घंटे में एक स्कैन, 275 स्कैन हुए, तो 275 स्कैन पर 40 रुपए लगे प्लेट्स के हिसाब से, वेरिएबल ली, फिक्स ली, टोटल जोड़ा, एक्चुअल स्कैन सही वाले निकले कितने 247.5, तो 236.36 आ गया। ये ज्यादा आसान है समझने में, बाकी ये भी आपको समझ में आता है तो ये भी कोई बुरा नहीं है। ओके, इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है ब्रेन स्कैन कैन ऑल्सो बी डन ऑन मशीन टाइप XR50। तो आप सेम स्कैन XR50 पे भी कर सकते हो। ये रहा हमारे पास XR50, ठीक है। कह रहे हैं इसमें सिर्फ 1.8 आवर लगेगा एक स्कैन में, जबकि पहले वाली में 4 घंटे लग रही थी, और रिजेक्शन रेट 6% है, जबकि पहले में 10% था। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ एक्सरे प्लेट वुड बी 55, लेकिन एक्सरे की प्लेट इसमें महंगी बैठेगी। रिक्वायर्ड विच टाइप शुड बी यूज्ड एज्यूमिंग सफिशिएंट कैपेसिटी इज अवेलेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ मशीन। तो इसकी भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए टोटल से ही बता देता हूं मैं आपको, 2000 घंटे हैं इसके पास, और 1.8 आवर में स्कैन निकलेगा, तो 2000 डिवाइड बाई 1.8, ये आ गया 11.11 स्कैन, ठीक है। एक्सरे प्लेट लगेगी 55 रुपए से, इंटू 55, 61,111.11, तो 61,111 इसमें ये वाली वेरिएबल कॉस्ट लग गई। 64,000 रनिंग का खर्चा और फिक्स्ड कॉस्ट 97,500, 64,000 और 97,500, ठीक है जी। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 6,11141, और ये 64,000, 97,500, 222,611 इसकी कॉस्ट आ गई अगर मैं इसी पे स्कैन करता हूं तो। और इसमें जो स्कैन है वो सिर्फ 6% खराब होंगे, तो टोटल स्कैन कितने हो जाएंगे, 4 टाइम 1.11 माइनस 6%, तो स्कैन हो जाएंगे जी 1044.44। तो एक स्कैन की कॉस्ट आएगी 222,611 डिवाइड बाई 1044.44, तो 213.14 एक स्कैन की कॉस्ट आएगी, जबकि पहले वाले पे आई थी 236। तो हमें दूसरी वाली मशीन पे स्कैन करना चाहिए, उसमें हमें ज्यादा फायदा है। अच्छा, इन्होंने जो सॉल्यूशन में लिया है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर कर लिया, फिर दोबारा से कह रहे हैं एडिशनल स्कैन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। तो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कि एडिशनल स्कैन के लिए क्या लें, इन्होंने कहा था कौन सा तरीका यूज करना चाहिए अगर सफिशिएंट कैपेसिटी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ओवरऑल कॉस्ट को कंपेयर करिए, तो हम दूसरी वाले पर सस्ता बैठेगा। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रोसेस का। प्रोसेस का बड़ा पुराना वाला क्वेश्चन है जिसमें वो पैकिंग मटेरियल नहीं जोड़ देते, वो वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार रखा है, उसमें कुछ नया नहीं है। कह रहे हैं 40,000 यूनिट से हमने प्रोसेस वन ने स्टार्ट किया, 30,000 कंप्लीट हो गई और सेकंड प्रोसेस में भेज दी। जो नहीं भेजी उस पर मटेरियल 100 और लेबर ओवरहेड 50% लगे थे, तो 10,000 यूनिट क्लोजिंग WIP में आ गई, मटेरियल लेबर ओवरहेड दे दिए। प्रोसेस वन बनाते हैं पहले। प्रोसेस वन के अंदर 40,000 यूनिट में से 30,000 कंप्लीट हो गई और 10,000 क्लोजिंग WIP में, तो मटेरियल पूरा, लेबर ओवरहेड 50, मटेरियल लेबर ओवरहेड यहाँ पर दे दिए, कॉस्ट 15,000, 18, 12 इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, वैल्यूएशन करी और प्रोसेस में उसको भेज दिया, दूसरी प्रोसेस में पहुंच गया जी। ये तो सिंपल है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस के अंदर कह रहे हैं आउट ऑफ दो ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, तो 30,000 आई थी जी ट्रांसफर होकर, 28 कंप्लीट हो गई और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दी, तो इन पे 100% काम हो गया। नॉर्मल लॉस हुआ है जिसकी कोई सैलवेज नहीं है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट हमारे पास डैश 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 चली गई। 1800 हमारे पास अनफिनिश्ड है जिसपे मटेरियल पूरा लग गया और लेबर ओवरहेड 25% लगे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कोई फर्दर प्रोसेस मटेरियल नहीं लगा फर्स्ट प्रोसेस के बाद, बस सेकंड प्रोसेस के एंड में हमने प्रोटेक्टिव पैकिंग खर्च की है। तो ये एंड में आप प्रोटेक्टिव पैकिंग सिर्फ उस पर करते हो जो कंप्लीट हो जाए, जो फिनिश गुड्स बन जाए। तो ये जो पैकिंग मटेरियल का खर्चा है 4,000, वो सिर्फ जो आपकी यूनिट 28,000 कंप्लीट हुई है उन्हीं की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, बाकी इसे कहीं भी नहीं दिखाएंगे। यही इसका छोटा सा कंसेप्ट होता है। तो सेकंड प्रोसेस में 28,000 कंप्लीट हुई, 200 तो डैश डैश हो गई, 1800 पे मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 25, फिर मटेरियल के अंदर प्रोसेस वन से जो आया था वो ले लिया, लेबर ओवरहेड आ गए, पैकिंग मटेरियल कहीं नहीं लिया, इनकी कॉस्ट निकाल दी, वैल्यूएशन कर दी। जो हमारे पास प्रोसेस टू के अंदर ये फिनिश गुड्स है, इसकी वैल्यूएशन में 4,000 रुपए पैकिंग मटेरियल वाले अलग से जोड़ दिए जाएंगे, 4,000 रुपए इसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन जो पुराना हमारे पास चलता है। इसमें कह रहे हैं 3 प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास एक साथ सेपरेट हो रहे हैं XYZ, और
एक्स वाई जेड के अंदर एक्स और वाई स्प्लिट ऑफ पर बेच देंगे, जबकि जेड को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि हमने एक्स वाई और जेड को कितना कितना बेचा है 24-25 में। तो 186, 527 और 736 टन बेचा है 3000, 2250 और 1500 के रेट पे। जो हमारी ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट, वो 12,50,000 है, वो तीनों पर बटेगी। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो सिर्फ प्रोडक्ट जेट के ऊपर जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, चलो जी बहुत अच्छी बात, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है 180, 60 और 25 टन। तो जो हमारी ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ती है वो यूनिट्स प्रोड्यूस पे बढ़ती है। तो जितनी यूनिट आपने बेची है, जैसे 186, 527 एंड 736, और आपके पास जो स्टॉक में है 180, 60 और 25, उन्हें जोड़कर ज्वाइंट कॉस्ट बांटी जाएगी। तो 186 प्लस 180, 366 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं। 527 प्लस 60 इसकी 587, और 736 प्लस 25 इसकी 761। ओके जी, कह रहे हैं कि आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है एनआरवी मेथड से। तो अब एनआरवी मेथड के अंदर सबसे पहले हम जो ज्वाइंट कॉस्ट बांटेंगे वो हम 366 यूनिट का सेल प्राइस, यहां पर 587 यूनिट्स का सेल प्राइस इसे लेंगे, और यहां 761 का सेल प्राइस 1500 लेंगे। फिर उसमें से एनआरवी पे जाने के लिए सिर्फ जेड में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होगी, बाकी में माइनस नहीं होगी, और रेशो में 1250 बांट दिया जाएगा। तो एनआरवी के अंदर हम जो लेंगे 366, 587 और 761 की सेल लेंगे। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस हो गई जेट की, ये एनआरवी आ गया। इस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट 12,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आपको जानना है स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो जैसे एक्स की बात करते हैं, 466, 797 है कॉस्ट इसकी। ठीक है जी, टोटल यूनिट है 366, बेची कितनी है आपने, आपने बेची है 186, और 180 स्टॉक में। तो अगर आप इसको 186 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास COGS आ जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जेड वाले में आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट कॉस्ट और जो फर्दर कॉस्ट 620 लगी थी उन दोनों को जोड़कर दिखाना है कि 221,707 प्लस 620 की फर्दर कॉस्ट, इतनी कॉस्ट लगी है कितनी यूनिट पर, 761 पर। अब अगर आपको इसका COGS जानना है तो 736 से मल्टीप्लाई करिए, और स्टॉक की वैल्यू जाननी है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बेबी मून लिमिटेड यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बेबी कैप। द डिटेल्स आर एज गिवन बिलो। मटेरियल 1 मीटर 60 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगेगा। लेबर 2 घंटे काम करेगी 20 रुपए से। वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे 10 रुपए से, 120 रुपए लगेंगे। 10,000 यूनिट हमने बनाई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम किया। कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल 11,400 लगा है 58 से। लेबर के आर्स गायब हैं, लेबर का रेट गायब है। वेरिएबल ओवरहेड कितने वो दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है। अब हमसे कह रहे हैं सबसे पहले मटेरियल के वेरिएंस निकालो, कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आ जाओ जी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आपको 11,400 मीटर आपने लिया है, 60 का लेना था, 58 का लिया है, फायदा हो गया। तो 2 रुपए का फायदा हो गया, 11,400 इंटू 2, 22,800 फेवरेबल हो गया जी ये तो। ठीक है, इसके बाद में 1 मीटर लगाना था 1 यूनिट पर, तो 10,000 यूनिट पे 10,000 मीटर लगेगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 मीटर लगेगी, और 60 रुपए से जो स्टैंडर्ड प्राइस है। और आपने लगाई है 11,400 यूनिट 60 रुपए से, ये आपने नुकसान कर दिया। 1,400 यूनिट आपने जो फालतू लगा दी मीटर, वो नुकसान हो गया, तो ये 84,000 एडवर्स आ गया। बस इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे ले आओ, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है। 61,200 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स हो गया, तो मटेरियल कॉस्ट के सारे वेरिएंस आ गए। आ जाओ जी, 61,200 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, और ये एडवर्स आ गया। इसके बाद में मटेरियल के निकाल दिए जी। वेरिएबल ओवरहेड के कह रहे हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमारे को 10,000 यूनिट, 1 यूनिट पर 20 रुपए लगते हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड खर्चा लगना चाहिए 2 लाख रुपए। आपने लगाया 224,400,
तो वेरिएबल ओवरहेड ओवरऑल तो 24,400 रुपए एडवर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एफिशिएंसी खुद बताया हुआ है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है SHSR माइनस AHSR, और 4,000 रुपये नेगेटिव है, एडवर्स यानी नेगेटिव। स्टैंडर्ड आर्ट्स हमें पता है 10,000 लगने चाहिए, 10,000 यूनिट, अच्छा 2 घंटे लगते हैं तो 20,000 घंटे लगेंगे स्टैंडर्ड, 20,000 घंटे लगने चाहिए। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपए 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड का, ये 2 लाख रुपए लगने चाहिए। ठीक है जी, ये 2 लाख रुपए लगने चाहिए थे। एक्चुअल आवर्स हमें नहीं मालूम, इंटू 10 रुपए और माइनस का 4,000 है ये, तो ये हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, तो माइनस का 10 AH इक्वल टू माइनस का 2,04,000, माइनस से माइनस कैंसिल, AH इक्वल टू 20,400 आवर्स। तो हमारे पास AH निकल आया। तो SH आपके पास सिंपल है, 10,000 यूनिट पे 2 घंटे से 20,000। AH आपके पास आ गया निकलकर 20,400। सारे वेरिएंस निकलकर आ गए हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड के। तो वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस 24,400 आ गया। इसके बाद में जो हमारे पास एक्चुअल आर से 20,400 आ गए। अब वेरिएबल ओवरहेड का जो लास्ट वेरिएंस है एक्सपेंडिचर वो भी आ गया, AHSR माइनस AHAR। इसके बाद में अब हमें निकालने लेबर के वेरिएंस, तो लेबर के लिए अब ये आर्स हमारे पास निकल कर आ गए 20,400 हैं जी, 20,400 घंटे हो गए लेबर के। ओवरहेड के और लेबर के आर्स सेम होते हैं, वो क्वेश्चन ने बोला भी है कि लेबर वेरिएंस और निकालिए आप। अब रेट जो था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 448,800 डिवाइडेड बाई 20,400 आवर्स का, तो 22 रुपए का रेट हो गया। अब जरा देखिए, लेबर आपके पास ये आ गया SH, सॉरी SR। SH आपके पास आ गए 10,000 यूनिट पे 2 घंटे से 20,000 घंटे, सेम टू सेम। AH आपके पास आ गए 20,400। एक्चुअल रेट आपके पास आ गया 22 रुपए। लेबर के सारी वेरिएंस निकल जाएंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस SHSR माइनस AHAR। SHSR हो गया 20,000 आवर्स, 20 रुपए से 4 लाख रुपए। AHAR ये गिवन है 448,400, 448,800, तो 48,800 एडवर्स हो गया। दूसरा वेरिएंस है रेट वेरिएंस, तो हमारे पास AHSR माइनस AHAR, तो AH है 20,400 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 20 रुपए, 20 रुपए 40 रुपए, 20 रुपए, और जी माइनस AHAR हमारे पास है 448,800, 20,400 इंटू 20 माइनस 448,800, ये भी जी 40,800 एडवर्स हो गया। इसके बाद में लास्ट पूछा है लेबर एफिशिएंसी, तो लेबर एफिशिएंसी SHSR माइनस AHSR। SH हमारे पास आ रहे हैं 20,000 आवर्स, रेट है 20 रुपए। AH है 20,400, रेट है 20 रुपए, तो 8,000 रुपये ये भी एडवर्स आ गया। ये तीनों हमारे पास वेरिएंस निकल कर आ गए। 48,800 रेट में हमारे पास आ गया 40,800, और ये 8,000 एडवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सर्विस कॉस्टिंग का, यहाँ पर है, इसे हटा देता हूँ एक बार। सिंपल है, बहुत आसान है, आरटीपी में मतलब आसान आरटीपी है, बच्चे आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। हाँ जी, फिट एंड फाइन लिमिटेड रन्स अ फिटनेस क्लब इन दिल्ली। इट ऑफर्स 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप प्लान्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है जी, एक जिम की कहानी सुना रहे हैं, अब ये फिटनेस क्लब है तो जिम की बात कर रहे हैं। दिस क्लब इज यूजिंग अ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, रेंट जा रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ, जिम इक्विपमेंट 30 लाख रुपए, 5 साल की सर्विस लाइफ, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे दे दिए। मेंबरशिप डिटेल, टाइप ऑफ मेंबर्स, गोल्ड मेंबर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक आ सकते हैं। ठीक है, सिल्वर मेंबर 6 बजे से 9 बजे तक आएंगे, और ब्राउन मेंबर 9 बजे से 6 बजे तक आएंगे। तो 5 से 9 सुबह को गोल्ड वाले आएंगे, फिर 9 से 6 बजे तक ब्राउन वाले आएंगे, फिर शाम को 6 से 9 बजे तक सिल्वर वाले आएंगे। तो ये 3 टाइम स्लॉट में बुलवा रहे हैं लोगों को। मैक्सिमम कैपेसिटी इस क्लब की 200 पर्सन है। मेंबरशिप फी पर मंथ गोल्ड मेंबर से ली जाती है 1.5 टाइम्स ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का 1.5 लेता है गोल्ड, एंड दैट ऑफ सिल्वर मेंबरशिप ट्वाइस ऑफ ब्राउन्ज, और ब्राउन्ज का डबल लेता है सिल्वर। ठीक है,
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मेंबरशिप पर मंथ टू बी चार्ज बाय द क्लब फॉर ईच मेंबर टाइप। ठीक है जी। तो पहले हम इसके पूरे साल के खर्चे निकाल लेते हैं। उसका रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो अप्रैल से जुलाई में अलग है और अगस्त से मार्च में अलग है। तो पूरे साल का खर्चा निकाल के एक बार में रेट निकलेगा। तो पूरे साल का रेंट ले लीजिए। जिम इक्विपमेंट की 5 साल की लाइफ है तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 12 लाख। लाइसेंस हर 6 महीने पे रिन्यू होना है, 86,000, तो ये एक बार का मानते हैं। तो 86,000 इंटू 2, लाइसेंस हो गया 1.72 लाख का। इंश्योरेंस 12,000 पर एनम है। इंस्ट्रक्टर 7.48 लाख पर एनम है। यूटिलिटीज पर क्वार्टर है तो इंटू 4 कर देंगे, ये 3 लाख रुपए है। क्लियरिंग ये हो गया 1.44। और जी एएमसी पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे तो 14.4 लाख। मार्केटिंग एक्सपेंस 3 लाख रुपए आ गए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 14 रुपए पर यूनिट है। अप्रैल से जुलाई में 60 यूनिट लगेंगी और अगस्त से मार्च में 25 यूनिट पर आवर लगेंगी। अब जिम खुलता कितनी देर है देखिए, सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। पहले 5 से 9, फिर 9 बजे दूसरे लोग आ जाते हैं, 6 बजे जाते हैं, फिर 6 बजे से 9 बजे तक अलग है। तो सुबह 5 से 9 तक, 5 और 7 12 और 9 16 घंटे हो गए। तो 5 AM मॉर्निंग से दोपहर के 12 बजे तक मैंने ले लिए 7 घंटे, और फिर 12 से 9 बजे तक मैंने ले लिए आपके कितने हो गए ये 9 घंटे। तो 16 घंटे मैंने ऐसे निकाल दिए हैं अपने दिमाग में, 16 घंटे। ठीक है। 16 घंटे हमारे पास रहेगा। अप्रैल से जुलाई 60 यूनिट लगेंगी और उसके बाद 25 यूनिट। एक साल कितने दिन का लेना है कुछ नहीं बोला, ये बोला है क्लब ओपन्स 25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन खुलेगा हर महीने। ठीक है जी। तो अब जरा देखिए, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, हर महीने 25 दिन, 16 घंटे रोजाना, 60 यूनिट खर्च होंगी, 1 यूनिट 14 रुपए की है। अच्छा, उसके बाद में अगस्त टू मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, हर महीने 25 दिन जिम खुलेगा, रोजाना 16 घंटे चलेगा, हर घंटे 25 यूनिट लगेंगी और 1 यूनिट 14 रुपए की है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 14, ये आ गया 13.44 लाख। और ये 8 इंटू 25 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 14, ये आ गया 11.20 लाख। टोटल इलेक्ट्रिसिटी हो गई 24,64,000 की। ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया। तो बस ये सारे खर्चे हम अपना जोड़ देंगे। प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन मेंबरशिप फीस, तो सेल का 25% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट का 33.33%। तो रेंट आ गया जी, डेप्रिसिएशन आ गया, लाइसेंस आ गया, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे आ गए। ये इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आ गए 1344 1120, 1344, और ये निकाला मैंने भी, देख लो एक बार, कुछ पता ही नहीं चलता। 1344 1120, ठीक है, ये निकाले। ये सारे खर्चों के बाद में कॉस्ट का 1/3 छोड़ दिया, ये हमारी 9840 आ गई। अब देखते हैं एक बंदे से कितने लिए जाएंगे। ठीक है जी। हमारे पास टोटल जो मेंबर्स हैं वो 200 हो सकते हैं एक बार में। ठीक है। तो गोल्ड वालों की ऑक्यूपेंसी पूरी 100% है, इनकी 70 है तो 140। अलग अलग टाइम स्लॉट है, एक टाइम में जिम में 200 मेंबर आ सकते हैं, तो 5 से 9 पूरे 200 मेंबर रहते हैं गोल्ड वाले। और जी सिल्वर वाले रहते हैं 140 6 से 9 में, और ब्राउन वाले रहते हैं 50%, तो 100 मेंबर हो गए। ठीक है। अगस्त से मार्च की ऑक्यूपेंसी फिर अलग से दी है, तो 80%, यानी ये हो गया 160, ये हो गया 100, और ये हो गया 60। ठीक है। महीनों में बांट दिया, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो ये केस रहेगा, और 8 महीने ये केस रहेगा। 4 मंथ इतने मेंबर और 8 मंथ इतने मेंबर। ठीक है जी। तो 4 महीने के अलग, 8 महीने के अलग। अब मैं मेंबर्स को कन्वर्ट कर देता हूं ब्राउन्ज में। ब्राउन्ज का डबल है सिल्वर, सिल्वर में डबल है, और सिल्वर का 1.5 टाइम्स है गोल्ड में। तो इसका अगर 1.5 टाइम करूं तो ये हो गया 3। तो ब्राउन्ज का 2 गुना है सिल्वर, सिल्वर का 1.5 गुना है गोल्ड। तो मैं ब्राउन्ज को बेस ले रहा हूं, तो ब्राउन्ज अगर 1 है तो सिल्वर उससे डबल देगा,
और गोल्ड उससे ब्राउन से 3 गुना देगा क्योंकि सिल्वर का 1.5 है। तो 1 2 3 हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो यहां पर हमारे पास हो गए 200 इंटू 3, 140 इंटू 2 और 100 इंटू 1। 200 इंटू 3, 140 इंटू 2 और 100 मेंबर, 980 मेंबर रहे यहां पर। 980 मेंबर 4 महीने तक पैसे देंगे इंटू 4। तो 3920 मेंबर हो गए पहले 4 महीने के। फिर अगले 8 महीने के तो 160 इंटू 3, 100 इंटू 2 और 60 इंटू 1। 160 इंटू 3, 100 इंटू 2 और ये 60। 740 मेंबर हो गए अगले 8 महीने। ठीक है, 5920। तो टोटल पूरे साल के हो गए मेंबर्स 9840। टोटल हमारे पास निकल कर आ गया कि भाई इतने मेंबर इस समय रहेंगे और इतने मेंबर इस समय रहेंगे। 9840। अब जरा देखिएगा, 9840 वसूल करना है, ब्रॉन्ज मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दिया 9840। तो फिर रेट 1000 रुपए निकल आया। ये रेट 1 महीने का निकल कर आया क्योंकि मैंने मेंबर पूरे साल के ले लिए। तो उससे डिवाइड करूंगा तो आपके पास 1 महीने का आ जाएगा। और आप बस 1 मंथ का रेट आ गया इसका। और सिल्वर का जो रेट है वो इसका डबल रहेगा 2000। और जो गोल्ड है उसका रेट इसका 3 गुना, 3000 रुपये आ जाएगा। 2000 और 3000। ओके जी। तो ये हमारे पास आरटीपी का था पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन। ये उसके बाद ये थ्योरी वाला कुछ पार्ट है, काम खत्म। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेट टी सेक्शन बहुत अच्छे से सक्सेस करें, अच्छे नंबर लेके आएंगे। ऑल दी बेस्ट सभी को, टाटा बाय बाय।